अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ, जो कि है नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड। और इंशाल्लाह अगली एपिसोड जो है वो लास्ट एपिसोड होगी और नावल जो है वो उम्मीद है अच्छा इख्तिताम होगा। चलिए देखते हैं, फ़िलहाल तो कोई भी गेस लगाना मुश्किल है कि नावल में आगे क्या होगा। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है पलकों से उठाऊं उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 29। मैं तो परेशान हो गई हूँ शम्सा, हम तो इसे बंद कमरे से निकालने के लिए जतन कर रहे थे, ये तो घर से ही निकल गई। सारा अजहद परेशान थी। शम्सा खुद भी खासी बेआराम थी, इसलिए सारा की खैर खैरियत के लिए चली आई। स्कूल में घबराहट हो रही थी। ब्रेक से पहले के 3 पीरियड्स लेकर आधे दिन की रुखसत पर स्कूल से निकल आई। तन्हाई में वक्त काटने के वहशत अंगेज़ ख्याल से घबराकर कुछ वक्त सारा के साथ गुजारने का फ़ैसला किया और चली आई। ये जज्बातियत समझ में आने वाली नहीं भाभी, मगर आप परेशान ना हो, मरियम हर वक्त उसके साथ है। मैं तो खुद वासिफ़ की तरफ से फ़िक्रमंद हूँ, उसे तो अपना होश ही नहीं है। फ़ोन पर बात करो तो उसे फ़ोन बंद करने की जल्दी पड़ी होती है। माँ रिलैक्स करें, मैं ठीक हूँ, नाश्ता कर लिया था, मैं आपको खुद फ़ोन करूँगा, बस इतनी सी बात। शम्सा ने अपने दिल की भी सुना डाली। मैं तो ये सोच रही हूँ शम्सा, उस शख्स में ऐसा क्या है। मरियम को देखो तो उसके पास एक ही बात, आपा सर के लिए दुआ करें। फरी से बात करो तो वो सुनना पड़ता है जिसकी समझ नहीं आती। वासिफ को देखो दिन रात वहीं पड़ा हुआ है। मरियम कह रही थी ऑफिस का जूनियर स्टाफ अटेंड करने को तैयार है, मगर वासिफ मान कर नहीं दे रहा। सारा ने यूं कहा जैसे गौरो खोज का अमल भी जारी हो। भाभी ये एक ट्रेजिडी नहीं तो और क्या है, बेहिसाब दौलत मगर कोई खून का रिश्ता, बीवी बच्चे पास नहीं। शम्सा के अंदाज में तासुफ था। सारा चौंक पड़ी। बीवी बच्चे? फरी बता रही थी कि ज़माने हो गए बीवी को तो छोड़कर बैठे हैं, बच्चों का कुछ पता नहीं, शायद मरियम को पता हो। सारा सोचने लगी। एक सगी बहन तो है ना जिसके 2 बच्चों को वासिफ ट्यूशन देता है, मगर वो बहन नीम पागल है, हर चीज़ का होश है, खाने पीने फैशन ड्राइविंग तक कर लेती है, मगर जब बोलती है तो किसी का बाप उसे रोक नहीं सकता। पहले कान बंद करती है फिर बोलना शुरू करती है। शम्सा ने वासिफ की दी हुई मालूमात की रोशनी में अपने अल्फाज में तस्वीर कशी की। अल्लाह तौबा, सारा तो दहल कर रह गई। यह अस्पताल का सामान अलवी साहब ने घर में क्यों रखा हुआ है? वो सवालिया अंदाज में गोया हुई। अस्पताल में भी रही हैं, टोटल मेडिसन पर है, एक ही बहन है, अब भाई पागल खाने में फेंकने से रहा। वासिफ बता रहा था कभी चीखती चिल्लाती है तो दीवारें भी लरसती हैं, नौकर इधर उधर छुप जाते हैं, वरना वो तो जो हाथ में आए दे मारे। शम्सा ने इतला पहुंचाई। अस्तगफिरुल्लाह, हिम्मत है अलवी साहब की। अल्लाह कुल खल्क को इस आजमाइश से बचाए, आमीन। आखिर जिंदा इंसान तो है, पता नहीं ऐसी क्या पड़ी जो सह नहीं सकी। नरम दिल सारा को अचानक बंद कमरे में गाफिल बेटी का वक्त याद आ गया। यकदम लर्ज कर महलका के लिए दुआ करने लगी। आमीन सुम आमीन। वासिफ कहता है अलवी साहब दोनों बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं कि बाप भी शायद ना रख सके। रात को 1 घंटा लाजमी बच्चों के साथ बैठते हैं, नाश्ता बच्चों के साथ करते हैं, छुट्टियां गुजारने दूसरे मुल्क लेकर जाते हैं। दोनों बच्चों के पास अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार है। बच्चों की राइडिंग के लिए एक अरबी नस्ल का घोड़ा तक खरीदा हुआ है। उसकी देखभाल के लिए एक रिटायर्ड सूबेदार फौजी रखा हुआ है। बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे, डबल शोहरियत है। शम्सा ने हासिल शुदा मालूमात मुंतकिल करने का अमल मुकम्मल किया। सारा ने पेशानी पर हाथ रख लिया। या अल्लाह, ऐसा मामू कहीं देखा ना सुना, ये तो जन्नती इंसान है। शायद इसीलिए अल्लाह ने मखलूक के दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत डाली है। हो सकता है क्योंकि अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता। अब यही देख लें, आज तक कभी सुना कि डकैत घर के करीब फेंक कर गए हों। जो छीनना था छीन चुके थे, उसके बाद तो भागने की पड़ी होती है। भाभी ये इंसान के खैर के काम ही होते हैं जो अंधेरों में रोशनी बन जाते हैं। ये रोशनी अल्लाह के इशारे बन जाती है। टांग पर गोली मारी, खुदा ना खास्ता दिल पर भी निशाना ले सकते थे, लेकिन अल्लाह के इरादे के बगैर जन्म है ना मौत। शम्सा का अंदाज खुद कलामी का सा था। सारा ने बेइख्तियार शम्सा को खींचकर गले से लगा लिया। उनका दिल भर आया। तू तो वली अल्लाह बन गई है शम्सा, तेरे सब्र का कोई क्या मुकाबला करे। अपने भाई को दिल से माफ़ कर देना, वो दुनियादार थे मगर शकीउल कल्ब नहीं थे। ऐसा ना बोलें भाभी, मेरे जैसा भाई तो शायद ही किसी को नसीब हुआ हो। जो कुछ मैंने किया उसके बाद तो लोग जिंदा को मुर्दा तस्वुर करके हमेशा के लिए जान छुड़ा लेते हैं। मेरे भाई ने मुझे भेड़ियों के आगे नहीं फेंका, मेरा सर नंगा नहीं होने दिया। उनका गुस्सा नहीं था, तकलीफ़ की आहें थीं। मेरा दिल कहता है उनकी कब्र में रोशनी भी होगी और खुशबू भी, सिरहाने जन्नत की खिड़की भी खुली होगी। मैं उनके सामने 8 पहर का दुख थी। उनकी रूह शादो आबाद है भाभी। मैं रोज़ उन्हें हदिया भेजती हूँ, वो बहुत खुश हैं।
شمسا کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ سارا کے خاموش آنسو رخساروں سے یوں پھسل رہے تھے جیسے کھڑکی کے شیشے پر بارش کے قطرے۔ سر، اگر آپ سروائیو نہ کرتے تو شاید میں بھی لائف ٹائم سروائیو نہ کر پاتی، فری قدرے جھک کر داؤد الوی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے روندے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ داؤد الوی نے یہ سن کر آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے اسی حال میں گزرے، پھر انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، زیر لب مسکرائے اور دایاں ہاتھ اپنے دل کی جگہ پر رکھ کر گویا شکریہ ادا کیا۔ سر، اب آپ میرے مینٹور ہیں، بس آپ جلدی سے بیڈ چھوڑ کر روٹین پر آ جائیں۔ فری اس وقت داؤد الوی کے ساتھ بالکل تنہا تھی، کیونکہ ملاقات کے لیے یہ پابندی تھی کہ ایک وقت میں صرف ایک وزیٹر اندر جا سکتا ہے۔ اجازت ملتے ہی واصف اٹھا تھا، مگر مریم نے اس کا ہاتھ دبا کر روک لیا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ فری کو پہلے جانے دے تاکہ یہ پرسکون ہو جائے اور باقی لوگ اپنا اپنا کام سکون سے کرنے لگیں۔ سر، آپ ابھی بات نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہی آپ بات کرنے لگیں مجھے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا۔ میں فون پر آواز سن کر اچھی سی نیند سونا چاہتی ہوں، کئی دنوں سے سو نہیں پا رہی۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، باہر کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ آل دا بیسٹ سر۔ یہ کہہ کر فری نے بہت توجہ سے داؤد الوی کا چہرہ دیکھا، جو آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ واصف بہت بے قراری سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ مریم اپنے سیل پر آفس کے کسی ورکر سے ترسیلے پیغامات میں مصروف تھی۔ واصف ایسے ذہن رسا کا حامل نہیں تھا کہ باطنی آنکھ سے روحانی جائزے لے سکے، مگر ایک الجھن کا کانٹا تو اٹکا ہوا تھا کہ فری یکدم داؤد الوی کو اتنی اہمیت کیوں دینے لگی۔ انداز ایسے تھے جیسے ان کی قربت میں پلی بڑھی ہو، داؤد الوی پر ایک لاشعوری استحقاق جتاتی ہوئی، کسی کی پرواہ نہ کرتی ہوئی، جیسے سمندر کی لہریں متعین کردہ راستے پر رواں دواں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی دوسرا کام نہیں آتا۔ وہ اپنے خیالات سے چونک پڑا۔ سامنے سے فری اپنی چادر درست کرتی ہوئی سبک رفتار سے آ رہی تھی۔ چادر پیشانی پر جھکی ہوئی تھی، آدھا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ کے اور پلٹ کر مریم کی طرف دیکھا، جو فری کو دیکھتے ہی مستعد ہو چکی تھی۔ بس میں 2 منٹ میں آتی ہوں، پھر فری کو گھر چھوڑتے ہوئے آفس چلی جاؤں گی، وہاں بہت کام جمع ہو رہا ہے۔ مریم نے ہاتھ اٹھا کر تمام انگلیاں جوڑ کر گویا درخواست کی۔ اوکے میری خالہ، آپ جائیں، میں تو یہیں ہوں، واصف نے تسلی دی۔ مریم فری کو کراس کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس نے رک کر مہلت لینے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ فری واصف کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ واصف کو بیزاری کی لہروں نے اتھل پتھل کیا تو اس نے اندر لاؤنج میں بیٹھ جانے کو ترجیح دی اور فری سے یوں گزر گیا جیسے ایک گھڑ سوار سنگے میل سے گزر جاتا ہے۔ ماریا اپنی جگہ حق تک کھڑی تھی۔ نیا سویپر بوائے زین کے کمرے سے جھاڑو لگا کر باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں 5000 کے نوٹ والا نیا نکور پیکٹ تھا۔ پن کھلی ہوئی تھی، کافی نوٹ نکلے ہوئے تھے۔ لڑکا بالکل نیا تھا اور شاید بیچارے 16-17 سال کے قریب لڑکے نے 5000 کے اکٹھے اتنے سارے نوٹ پہلی بار دیکھے تھے۔ اس پر تو جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے پیکٹ ماریا کے حوالے کیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ ماریا نے بھی لرزتے دل کو سنبھالا۔ میم، میں نے تھوڑی سی ڈریسنگ ٹیبل کھسکائی تھی تاکہ پیچھے سے کچرا نکال دوں۔ بیڈ کے نیچے سے بھی بہت کچرا نکلا ہے۔ لڑکے نے ایک طرف پڑے ڈسٹ بن کی طرف اشارہ کیا جس میں ٹافیوں، چاکلیٹ کے ریپرز، کیچپ، ساس وغیرہ کے ساشے، میڈیسن کی خالی سٹرپس وغیرہ نظر آ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ آج بند گھر کی صفائی شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو میڈ صفائی کر رہی تھی آتے ساتھ ہی پریگننٹ ہو گئی تھی۔ تھوڑا سا کام کر کے ادھر ادھر گری پڑی نظر آتی تھی۔ نیچے فلور کا سٹاف الگ تھا، 2 جھاڑو لگانے والے، 1 پوچا لگانے والا، 2 ڈسٹنگ کرنے والے، جبکہ فرسٹ فلور پر صرف 2 نوکر صفائی کرتے تھے۔ میڈ ڈلیوری کے لیے روانہ ہوئی تو ہوم سرونٹ سپلائی دفتر سے یہ نیا لڑکا بلانا پڑا۔ ماریا کو بہرحال ایک گہرے اطمینان نے تو آ لیا، کم از کم اس نئے نوکر کی ایمانداری تو لگے ہاتھوں ثابت ہو گئی تھی۔ اس کے تعقب یا نگرانی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مالکوں کی امانت ہے، لیکن جانسن، میں اپنی طرف سے تمہیں انعام ضرور دوں گی۔ ماریا نے اب سنبھل کر حوصلہ افزائی کے ضمن میں بات کی۔ نو میم، میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، آپ کی چیز آپ کو دی ہے۔ میری ماں مر گئی تھی، مجھے معذور باپ نے محنت مزدوری کر کے پالا بھی اور 8ویں کلاس تک پڑھایا بھی۔ میرا باپ معذوری کا بہانہ بنا کر بھیک بھی مانگ سکتا تھا، مگر اس نے رلیاں بنا کر کمائی کی۔ دن رات سوئی دھاگے کا کام کر کے اب اس کی آنکھیں جواب دے گئی ہیں تو میں نے پڑھائی چھوڑ کر کام شروع کر دیا۔ مجھے آپ سے کوئی انعام نہیں چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر ماریا کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہونے لگیں۔ زین کی عمر ہی کا تو ہوگا، ایک کا بھر کر ہی نہیں دے رہا، دوسرا خالی ہاتھ مگر سر سے پاؤں تک بھرا ہوا، سیراب، پیٹ بھر کر کھانا کھا کر خوشی سے رقص کرنے والا، کائنات کا نوخیز امیر ترین نوجوان۔ ماریا 5000 کے نئے نویلے نوٹوں پر نظر جمائے سوچ رہی تھی۔ جانسن، ان پیسوں کا ذکر سمینا اور ارشلا میم سے مت کرنا، یہ پیسے میں تمہارے سامنے زین صاحب کو دوں گی۔ ماریا کا لہجہ بہت معنی خیز تھا۔ جانسن چونک پڑا۔ میرے سامنے کیوں میم؟ اس لیے کہ میں بھی تو اس گھر میں جاب کرتی ہوں، فیملی ممبر تو نہیں ہوں۔ تم نے یہ پیسے مجھے ہینڈ اوور کیے ہیں، جس کے روم سے ملے ہیں اسی کو دیے جائیں گے۔
स्टाफ के रूम्स छत पर हैं और रूम नंबर 3 तुम्हें दे दिया है। जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तो तुम नीचे आ जाना, इसलिए कि जैन साहब अभी घर से बाहर है। मारिया के लहजे में पूरा असरारियत थी जो जॉनसन समझ नहीं सकता था। मारिया ने पैकेट को पंखा बनाकर 2-3 मरतबा हवा ली। पैकेट का नंबर बता रहा था कि उसमें से 21 नोट निकाले जा चुके हैं। नए नोटों की खुशबू आँच के मिसल थी। मुझे आज की अपडेट आज रात 8 बजे तक चाहिए। फ्लोरा की जो मेल्स आई हैं मैं वासिफ की रिपोर्ट से टैली करना चाहती हूँ। अर्शिला तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर देकर यानी हक़ाइक़ से नज़र चुराने की कोशिश में खुद को कमरे में कैद किए हुए थी। मारिया को सामने पाकर समीना उसी पर चढ़ दौड़ी। मारिया इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी, एकदम सटपटा गई। वो तो उन्हें बेड पर दराज देखकर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई थी। वो अब नर्स नहीं थी, हाउस मैनेजर, फ़ोन ऑपरेटर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर और भी बहुत कुछ थी। 3 लाख सैलरी हो चुकी थी। 1 लाख पर तो बतौर नर्स आई थी, जबकि शुरू में मारिया को दिन में रेस्ट देने के लिए एक और जुज़वक्ती नर्स का इंतज़ाम किया गया था। जैसे जैसे समीना चलने फिरने के काबिल हुई, उस नर्स को फारिग कर दिया गया था। ये तुम बिग अमाउंट लेकर क्यों घर में वाक कर रही हो? मारिया ने हर चंद छुपाने की नियत और कोशिश की थी, मगर वो पैकेट तो फोल्ड नहीं कर सकती थी। ज़िंदगी में शायद पहली बार मारिया ने वक्ती तौर पर मुकम्मल एतमाद खो दिया था। वो मैम ये मेरे नहीं है। वो तो मुझे भी पता है। तुम इतना अमाउंट क्यों लेकर घूमोगी भाई? मगर ये तुम्हें दिए किसने हैं? तुम तो ऊपर से आ रही हो। समीना की निगाहों में किसी अजीम रिश्वतखोर SHO की जासूसी की लपक थी, जो शिकार को देखकर पलक नहीं झपकता और साबित करता है कि पकड़ ही लिया। मारिया के जहन ने काम करना बंद कर दिया था। जैन के रूम से बरामदगी का बताती है तो मुश्किल, किसी और जगह का नाम लेती है तो मूसलाधार बारिश जैसे सवालात का सामना। हलक बिल्कुल बंद हो गया था, हालांकि वो पूरी कुव्वत से आवाज़ बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने यकदम पैकेट समीना की तरफ बढ़ा दिया, जैसे उन्हीं के लिए लाई हो, मगर समीना ने हाथ यूँ पीछे किया गोया डंक लगने का अंदेशा हो। दायां हाथ तो उनका छड़ी के दस्ते पर था। मुझे क्यों दे रही हो? अब उन्होंने गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ मारिया को घूरा। वो मैम जस्ट ए मिनट में बताती हूँ, प्लीज़ आप परेशान ना हो। मारिया के हलक में कांटे पड़े हुए थे, बदिक्कत गोया हुई। मारिया की हालत से किसी भी किस्म का शक व शुबा पैदा होना फितरी अमर था। समीना की पेशानी की लकीरें गहरी हो गईं, बल्कि अब उनका हाथ जो छड़ी के दस्ते पर जमा हुआ था लड़सने लगा था, जैसे रेशा तारी हो रहा हो। मैम ये जैन के पैसे हैं। मारिया फट पड़ी, इसलिए कि 2 ही सूरतें थी, या तो सच बता दे या खड़े से मर जाए। समीना का हाथ छड़ी के दस्ते पर तेज़ी से कांपने लगा। यूँ महसूस हुआ कि शायद वो गिर पड़ेंगी। मारिया ने आगे बढ़कर उन्हें बाजू के हिसार में ले लिया और समीना ने मारिया के सीने से यूँ सर टिका दिया जैसे बेपनाह को जाए पनाह मुयस्सर आ गई हो। मारिया ये तुम्हें जैन ने दिए हैं? समीना की आवाज़ लर्ज़ रही थी। मैम वो मुझे इतना हैवी अमाउंट क्यों देंगे? ये तो मुझे स्वीपर जॉनसन ने दिए हैं। जैन के रूम में कहीं पड़े हुए थे, आप जॉनसन से खुद पता कर लें। अब मारिया खौफ के पिंजरे से आज़ाद होकर खुलकर उड़ान भरने लगी थी। ये सुनते ही समीना ने मारिया के हाथ से पैकेट झपट लिया, जैसे बिल्ली कबूतर पर झपटती है। आखिर माले मसरूका था। हालांकि हाथ कपकपा रहे थे, खुद मारिया के सीने से लगी थी। पैकेट अपने सीने से लगा लिया, जैसे मुद्दतों बाद मिलने वाले शनासा का खैर मकदम कर रही हों। बात करना मुहाल था, जज्बात का हजूम था, अल्फाज गुम थे। मारिया को लेकर गोया ज़मीन में धंस रही हों। पूरा वज़न मारिया पर डाला हुआ था। मारिया पूरी कुव्वत से उनका वज़न सहार कर आगे बढ़ने की जिद्दोजहद कर रही थी और समीना बार बार पैकेट को देख रही थी। हैरत और सदमे की कैफियत में आंखें तक उबल पड़ी थीं। उन्हें यह होश नहीं था कि कहाँ खड़ी हैं, मगर ये होश ज़रूर था कि यह ख़जाना जैन के बेडरूम से बरामद हुआ है। अपनी फितरत के हिसाब से दरो दीवार हिलाना चाहती थी, मगर तवानाई रुकावट थी। अजीब बेबसी का आलम था। एहतजाज, लानत, मलामत के लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद था, मगर लर्ज़ता वजूद जामे से निकलने नहीं दे रहा था। उसी लम्हे जॉनसन अपनी धुन में जीना फलांगता नीचे आया, मगर ठिठक कर रुक गया। अजीब नज़ारा था। मालकन नर्स के सीने से लगी थी और नोटों का पैकेट सीने से चिपका हुआ था। जॉनसन प्लीज़ हेल्प मी, मैम को बेड तक ले जाना है। डोंट टच। समीना ने मारिया की बात काटकर उंगली के इशारे से जॉनसन को फासले पर रहने की ताकीद की, क्योंकि वह स्वीपर था। ओके अर्शला मैम का डोर नॉक करो। मारिया बदिक्कत तमाम समीना को ढोते हुए कदम बढ़ा रही थी। नज़ारा ही ऐसा था कि जॉनसन जस्त लगाता अर्शला के बेडरूम की तरफ बढ़ा और अपने माहौल और तरबियत के हिसाब से दस्तक देने के बजाय इस तरह दरवाज़ा धड़धड़ाया गोया कोई विलन दरवाज़ा ठोकर से खोलकर ये शादी नहीं हो सकती का नारा बुलंद करता दाखिल होता है। जॉनसन का भी कसूर नहीं था, सूरत हाल ही नाजुक नज़र आ रही थी। मारिया से समीना संभाली नहीं जा रही थी और करीब जॉनसन टच मी नॉट था। उसने सिर्फ एक मरतबा धड़ नहीं की, बल्कि दरवाजे को गांव के मिरासी का ढोल बना दिया। लामुहाला अर्शिला ने दरवाज़ा बदहवासी में ही खोलना था। वो नाइट सूट में थी, जिसकी शर्ट कमर से चंद इंच नीचे ही थी। बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद की गोली का गलबा।
सीने पर हाथ रखे दिल को पकड़कर रखने की जिद्दोजहद भी थी। जॉनसन ने बोलने के बजाय अपनी पुश्त पर इशारा किया कि उधर देखें। कॉरिडोर के इख्तिताम पर मारिया और समीना नज़र आ रही थीं। ये वो रास्ता था जहाँ से वसीओ और इस लाउंज शुरू होता था। उसी लाउंज की आखिरी हद से 2 तरफा जीने ऊपर जाते थे। अर्शिला सरपट तोड़ी। जॉनसन ने भी तकलीद की, हालांकि वो कुछ करने की इस्तिताअत से महरूम हो चुका था क्योंकि वो डोंट टच मी था। मम्मी क्या हुआ, और आप ये पैसे लेकर क्यों खड़ी हैं? अर्शिला के खुमार आलूद दिमाग से इसी किस्म के कलमात की तवक्का की जा सकती थी। मैम प्लीज़ हेल्प मी, पहले मैम को इनके रूम में लेकर जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैम का बीपी शूट कर रहा है। पहले इनको टैबलेट देती हूँ, आप ये पैसे मैम से ले लें। मारिया के अंदर अब एक फ़र्ज शनास नर्स की रूह ताकत पकड़ रही थी। ओके। अर्शिला ने बदहवासी की कैफियत में पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। समीना ने सख्ती से पैकेट दबोच लिया और इशारे से मना किया। अर्शिला हवास बाख्ता होकर मारिया की तरफ देखने लगी। जॉनसन बड़ी मासूमियत से ये रस्साकशी मुलाहिजा कर रहा था। उसे आलीशान घर को अंदर से देखने का बहुत शौक़ था। उसके हिसाब से तो इस वक्त हॉलीवुड की कोई तहलका खेज मूवी चल रही थी। समीना को अर्शिला और मारिया ने दाएं बाएं से थाम लिया। वो चलते चलते काफिल हो गई। करेंसी नोटों का पैकेट फर्श पर आ रहा जो जॉनसन ने लपक कर उठाया और अर्शिला को थमा दिया। अर्शिला के जहन का पर्दा शफाफ आईना बन चुका था। कभी पैकेट की तरफ, कभी माँ की तरफ देख रही थी। ख्वाब आवर गोली का असर यूँ गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। खुशबूदार नोटों का अपना नशा होता है, ख्वाह अमीर के पास हो या इत्तेफाक से गरीब के पास। फरी आते ही लाउंज में सोफे पर ढह गई और कुशन सीने पर रखकर आंखें मूंद ली। सारा चुपचाप उसके मुकाबिल आकर बैठ गई, मगर उन्होंने लब कुशाई में पहल नहीं की। एक अनजाना सा खौफ जुबानबंदी पर मजबूर कर रहा था। मुबादा ऐसे अल्फाज का सामना करना पड़े कि घंटों खुद को समझाना पड़े। फरी को भी एहसास था कि माँ करीब ही बैठी है, मगर वो आंखें मूंदे अनजान बनी रही। शमसा आई हुई थी, कुछ देर पहले ही गई हैं। तुम्हें कुछ खाने को दूँ? 2 इंसान करीब हों, जाग रहे हों, रिश्ता भी बराह रास्त हो तो तवील खामोशी का जवाब नहीं रहता। सारा माँ थी और हर जानदार की माँ को बच्चों की भूख प्यास का ध्यान रहता है। फिर यहाँ तो सामने निढाल इकलौती बेटी थी जिसके सारे हसीन ख्वाब किसी सदियों पुराने कब्रिस्तान की तरफ परवास कर गए थे। यतीमी और बेवगी का भारी बोझ उठाकर जी रही थी। जैसे कुदरती आफात के बाद उजड़ी बस्तियों की बहाली का काम बरसा बरस जारी रहता है। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। लेकिन कुदरती आफत इंसानों की बेहिसाब खुशफहमियाँ मंसूबे लम्हों में ज़ेरो ज़बर कर देती है। बेटा, ज़िंदगी में कुदरती सुकून का ज़रिया सिर्फ़ एक है और वो है अपने अल्लाह से कांटेक्ट में रहना। हमारी नमाज यही सलीका सिखाती है। अकेले में अल्लाह से बातें करने से भी बहुत सुकून मिलता है। जब तुम कारिया, अनाबिया, फ़ातिमा से कुरान पढ़ती थी तो उन्होंने कितनी समझदारी से तुम्हें नमाज पर लगा दिया था। ज़ोहर और असर वो तुम्हारे साथ पढ़कर घर जाती थी। उन दिनों मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। किसी से जिक्र तक नहीं करती थी कि कहीं मेरी छोटी सी बेटी को नज़र ना लग जाए। फिर तुम्हारे ग्रेड बढ़ते गए, स्कूल से वापसी देर से होती, कुरान ख़त्म होते ही ये रूटीन भी ख़त्म हो गई। मैं तुम्हें याद दहानी कराती रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल गया। अनाबिया ने सारी मसनून दुआएं तुम्हें याद कराई थी। 4 साल के बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प होती है। उस उम्र में जो याद कर ले भूलता नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हें वो सब दुआएं अब भी याद होंगी। सारा बहुत मोहतात और मोहब्बत भरे लहजे में मुखातिब थी। वो शऊरी तौर पर दाऊद अलवी को मौजू बनाने से एतराज़ कर रही थी। याद है मामा, सब याद है। लास्ट वाली 6 सूरतें भी याद हैं। आयतल कुर्सी भी याद है। सूरह हशर की लास्ट आयात भी याद है। सूरह तौबा की लास्ट 2 वर्सेस भी याद हैं। फरी अब आंखों पर बाजू रखे खुद कलामी के अंदाज में जवाब दे रही थी। और हाँ मामा, सब कलमे भी याद हैं। डोंट वरी। मुसर्रत की इंतहाई कैफियत ने सारा के वजूद पर लर्ज़ा तारी कर दिया। उनका दिल चाहा चीख चीख कर रोने लगें कि दरो दीवार हिल जाए। उन्होंने बहैसियत माँ बेटी पैदा होने और परवान चढ़ाने में कोई कोताही नहीं की थी, मगर सालार साहब के लाड प्यार से मनमानी परवान चढ़ने लगी। वो गुस्सा करती तो माहौल में इंतशार का अंदेशा पैदा होता था। सारा की रूहानी मुसर्रत कमाल को छू रही थी, ये जान करके उसे सब याद है, बल्कि वो माँ को इस तरह जवाब दे रही थी जिस तरह माँ को उसका मनसब मद्देनज़र रख कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, आज मामा को कोई दुआ सुनाओ जो अनाबिया ने तुम्हें याद कराई थी। सारा का इश्तियाक दीदी था, आखिर उनके जिगर का टुकड़ा उन्हीं का DNA थी। इससे क्या होगा मामा? फरी ने फ़ौरन आंखों से बाजू हटाकर कदरे उलझी हुई नज़रों से सारा की तरफ देखा। मुझे खुशी मिलेगी और तुम्हें सवाब। और तुम्हें पता है, सवाब पॉजिटिव एनर्जी को कहते हैं। सारा को यूँ महसूस हो रहा था गोया सदियों तरसने के बाद उन्हें कोई खुशी मिली हो। फरी अब याददाश्त पर ज़ोर डालने लगी क्योंकि मुद्दत से ये सब उसकी प्रैक्टिस में नहीं था। मैं पढ़ तो रही हूँ, मगर यूट्यूब पर भी चेक कर लूँगी। फिर उसने एक दुआ बिस्मिल्लाह पढ़कर सुना ही दी। तर्जमा: ए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तेरी दी हुई नेमत को ज़वाल आ जाए मेरी किसी गुनाह की वजह से।
अचानक कोई सज़ा वारिद हो जाए, तकदीर की बुराई सख्ती से और इस बात से कि तेरा गुस्सा मुझ पर नाजिल हो। फरी ने दुआ अरबी में पढ़ी थी और आंखें बंद करके पढ़ी थी। सारा का ब्लड प्रेशर बुलंद होने लगा, आंसू गिरने लगे। उसके बाद हिचकियाँ बंद गईं। फरी छलांग मारकर सोफे से उतरी और माँ के पहलू में बैठकर अपने बाजुओं में समेट लिया। क्या हुआ? क्या मैंने कोई मिस्टेक की है मामा? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? मामा प्लीज़ ये ना करें, वरना मैं आपसे ज़्यादा रोकर दिखा सकती हूँ। फरी ने बेबसी के आलम में धमकी से काम लिया। नहीं मेरी जान, मैं तो खुशी की वजह से रो रही हूँ। बहुत भारी कीमत अदा की है मैंने इसकी। मेरी बेटी मेरे साथ है, हकीकत में साथ है, मुझे सुनती है, नोटिस करती है। और यह कहते कहते कर्ब से सारा ने होंठ दांतों में दबा लिया और मेरा एहसास करती है। सारा ने वह रफ्तगी से फरी की पेशानी रुखसारों के बोसे लिए। वो फिदा हो रही थी। मामा अगर दुआ सुनाने से आपको इतनी खुशी मिलती है तो प्रॉमिस मैं डेली आपको सब दुआएं सुनाया करूँगी। फरी ने कमाल सादगी और मासूमियत से वादा किया। ले दे के माँ ही तो असासा थी और इतनी कनात पसंद कि सिर्फ दुआ सुनकर ही खुशी से रोने लग पड़ी। बेटा ये दुआएं माँ को नहीं सुनाते, अल्लाह को सुनाते हैं। ओके मामा, मैं अल्लाह को सुना दिया करूँगी और आपको मैसेज कर दिया करूँगी कि मैंने अल्लाह को सुना दी हैं। फरी के नज़दीक इस वक्त इस बात की सबसे ज़्यादा अहमियत थी कि आज उसने माँ को बहुत खुश किया है। सारा ने बेइख्तियार उसका रुखसार चूम लिया। मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, आपने दुआ की, अल्लाह ने सुन ली और बस। सारा को अपना वजूद फूल की तरह हल्का महसूस हो रहा था। महालका को हत्तल मकदूर रोकने की कोशिश की गई थी, मगर उसने एक हंगामा बर्पा कर दिया था। काउंटर पर मुक्के मार मार कर धमकियाँ दी थी। एक ही भाई है मेरा, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि वाकई वो होश में है या तुम लोग बिल बनाने के चक्कर में हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। अब इसके बाद तो सब निहत्ते हो गए। रोकने की दलील ढूंढे ना मिली। सेकंड हाफ गुजर रहा था। एक बड़ी ट्रांजैक्शन महालका की रजामंदी से होना थी। वासिफ भी पुश्त पर हाथ बांधे बेबस नज़र आया। इस वक्त अपनी इज्जत अपने हाथ वाली सूरत हाल थी। मिस्टर वासिफ, काइंडली आप मैम को फॉलो करें, इनके साथ रहें। सीनियर स्टाफ नर्स ने अपनी नागवारी के तासुरात छुपाते हुए सपाट लहजे में वासिफ को ताकीद की। वासिफ ने दिल पर हाथ रखकर इशारे से ओके कहा। ये मेरा गार्डियन है या मैं मेंटल केस हूँ? क्या समझा है मुझे? महालका ने पलटकर गजबनाक नज़रों से वासिफ को घूरा। मैम ये इश्यूज़ क्रिएट करने का टाइम नहीं। अलवी साहब भी आपका वेट कर रहे होंगे, आखिर आप भी तो उनकी सिंगल सिस्टर हैं। मुझसे आपका पूछ भी रहे थे। वासिफ ने निहायत दानिशमंदी से सूरत हाल काबू करने की कोशिश की और इसके साथ महालका के तासुरात तब्दील हो गए। अब एसाब पर ज़ख्मी भाई सवार हो गया। वो बर्क रफ्तारी से लिफ्ट की तरफ बढ़ी। वासिफ उनके ताक़ुब में गया। अभी बुलाओ जैन को, मुझे कुछ नहीं पता। समीना बेड पर दराज थी। नोटों का पैकेट सिरहाने दाएं जानिब रखा हुआ था। अर्शिला पाँव की तरफ बैठी आहिस्ता आहिस्ता माँ के पाँव दबा रही थी, गोया माँ को पुरसकून रहने की खामोश ताकीद कर रही हों। मारिया दवा खिलाने का फ़र्ज़ अदा करके खामोश नए हुक्म की मुंतज़िर थी। मम्मी वो खुद ही इस वक्त तक आ जाता है, जैसे ही आता है मैं उसे आपके पास लेकर आऊँगी। प्लीज़ टेंस ना हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो आप फिर सफ़र करेंगी। प्लीज़ मम्मी। अर्शिला मिन्नत खुशामद कर रही थी। हाँ तो फिर चेक करो, वो तो आकर रूम में बंद हो जाता है। ओह माय गॉड, मैं झूले से सपोलिया उठाकर लाई और खूब दूध पिलाया। ये तो चोर डाकू का डीएनए है। माय गॉड, वो मेरी डायमंड रिंग, मेरी माँ की रोलेक्स वॉच, कभी 5 गायब कभी 15 गायब। और हाँ, वो मेरी सफ़ायर चेन तो अभी तक मिसिंग है। वैसे तो मैंने ठीक से तलाश भी नहीं किया, मगर मुझे अब डर है कि वो भी अब कभी नहीं मिलेगी। समीना ने यूँ दिल थामा गोया सीने से निकल भागेगा। मम्मी क्या हो गया है आपको? आपने तो उसे टैग ही लगा दिया। पहले पता तो कर लें कि ये करेंसी नोट उसके हैं भी या नहीं। अर्शिला के नाजुक जहन पर लफ्ज़ चोर डाकू बारूदी धमाके से कम नहीं था। खामोश रहो। माल खाने वाले की सोच में और माल कमाकर खिलाने वाले की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डार्लिंग तुम झूला झूलो, मगर आमिर के साथ या वासिफ के साथ। मैं ज़रा जैन से निपट लूँ, फिर तुम्हारे होश ठिकाने लगाती हूँ। तुमने हर वक्त उसको हर तरह से सपोर्ट किया। रातों को लेट आता है तो साफ जाहिर है बाहर रॉबरी करता है। उसका कौन सा बैंक अकाउंट है जहाँ से ये 5 लाख लेकर आया है? कहीं वारदात डाली है, अपना हिस्सा लेकर आया होगा। समीना की सांस धोंकने की तरह चल रही थी, मगर बोलने से बाज नहीं आ रही थी। इतने शफ़ाक बेरहम अल्फाज के अर्शिला के हवास जवाब देने लगे। डकैती, वारदात, हिस्सा, कितनी ताकत थी इन अल्फाज में कि एक एटम बम तैयार हो जाए। अर्शिला की इस्तकामत के हिसाब से तो ऐसा ही था। मम्मी प्लीज़ स्टॉप, मैं जैन को लेकर आती हूँ। अर्शिला एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। देखो दाऊद, गुजरा वक्त वापस नहीं आता। मुझे नहीं पता कि अब तुम्हें अर्शिला से क्या लेना देना है और तुम मुझे बताए बगैर उससे कांटेक्ट में हो। दाऊद अलवी की हालत हर तरह से ख़तरे से बाहर थी, मगर ऑक्सीजन लेवल मुस्तहकम रखने के लिए बिला तवक्कुफ़ ऑक्सीजन दी जा रही थी। वासिफ ने चकराते दिमाग को बमुश्किल संभाला और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई जारी थी।
वरना बहन साहिबा ने तो बम शेल ही गिरा दिए थे। 1 मिनट सिस्टर। वासिफ ने बिला वजह ही दूर खड़ी फाइल संभालती नर्स को आवाज़ देकर गोया फूंक से धुआं मुंतशिर करने की कोशिश की और कनखियों से साथ साथ दाऊद अलवी की तरफ भी देखा, क्योंकि बाकायदा अर्शिला का नाम लिया गया था। दाऊद अलवी की हीरे की कनियों की तरह दमकती पुतलियां महलका के चेहरे पर जमी थीं। पलक झपकने का अमल मुअत्तल था। बज़ाहिर तासुरात से खाली आंखें थीं। डॉक्टर ने ज़्यादा बातचीत से मना किया हुआ है, बहुत ही बदतमीज़ स्टाफ है। बहन को भाई से मिलने से रोकते हैं, शेम ऑन। मगर तुम फिक्र ना करो, मुझे हर तरह की गुंडागर्दी से निमटना आता है। बस मैं तो ताकीद करके जाऊंगी, मगर तुम भी कह देना कि किसी अर्शिला नाम की औरत को दाऊद से मिलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा हो गए तो ये कमबख्त मुझे दोबारा मिलने नहीं देंगे। तुम्हें होश में देखकर दिल को सुकून मिल गया। मेरे भाई की खैर हो, गोली मारने वालों की टांगें टूटें। ये कहकर महलका ने दाऊद अलवी की पेशानी पर बोसा शब्द किया और पलटकर खूंखार नज़रों से नर्स की तरफ देखा। टाइम नोट कर लो स्टाफ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी। हद है इन 2 बूटों से, जिंदा मुर्दा सब पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। महलका बोलती हुई झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। फिर यूँ लगा गोया बरहाने रहमत बरसने लगा हो। स्टाफ को तो आए रोज़ ऐसे हालातों वाक़यात से गुजरना पड़ता है। नर्स पर तो महलका की गुलफशानी से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, मगर वासिफ की जान पर बन आई थी। अब उसे दाऊद अलवी को फेस करना था। झूठ वो बोल नहीं सकता था। दाऊद अलवी ने सीने पर धरे हाथ की उंगली से इशारा किया कि वो करीब आए। वासिफ फ़ौरन उन पर झुक गया। उसने देखा वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क फिट था। नर्स भी लपक कर आ गई। सर प्लीज़ बात ना करें, बार बार आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ जाता है। नर्स ने बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त की। वासिफ ने दाऊद अलवी का बेड पर रखा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और झुककर अपनी आंखों से लगा लिया, फिर चूम लिया। सर सिर्फ 24 घंटे की बात है, कल सुबह आपको वॉक के लिए ले जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हैं। बस अब आपकी विल पावर काम दिखाएगी। मैं हर वक्त आपके आसपास हूँ। आलीशान और आलीजा को भी कांटेक्ट में रखे हुए हूँ। आपकी खैरियत का सुनकर बहुत खुश हैं। वासिफ ने मकदूर भर तसल्ली और तशफ़ी की कलमात अदा किए, मगर उसका क्या करता जो कांटा महलका दाऊद अलवी के कल्ब में अटका कर जा चुकी थी। वासिफ को महसूस हुआ कि दाऊद अलवी ने मुस्कुराने की कोशिश की है। सर सब लोग आपके लिए दिल से दुआएं कर रहे हैं। आप पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। सर दुआ में दवा से ज़्यादा पावर होती है। आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। वासिफ के वजूद से खारिज होने वाली पुरखलूस लहरें दाऊद अलवी के वजूद में हलूल कर गईं। उन्होंने यूँ आंखें मूंद लीं जैसे शेरख्वार बच्चा सैराब होकर गाफिल हो जाता है। वासिफ ने मशीनों पर नज़र दौड़ाई। वहाँ कोई ख़तरे का अलार्म नहीं था। बंधे जकड़े दाऊद अलवी को महलका अर्शिला नाम की जंजीर से मज़ीद जकड़ चुकी थी। वासिफ को अपनी अगली जवाबदही बेसकून कर रही थी। घर में दाखिल होते ही जैन को मारिया ने आ लिया, जो मुकम्मल चौकस हालत में उसका इंतज़ार कर रही थी। ब्लू टाइट जीन्स, गुलाबी टी शर्ट, कलाई में ब्लैक बैंड्स, बालों की पोनी, एक कान में बाली, गले में सोने की चेन, पुश्त पर लटका हुआ ब्रांडेड कॉलेज बैग, ब्रांडेड जॉगर्स। मारिया को सामने सतून की तरह इस्तादा देखकर पहले टिटका, फिर बिगड़ गया। माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या प्रॉब्लम है? समीना मैम बुला रही हैं, मारिया ने सपाट लहजे में कहा। जैन समीना का नाम सुनकर बुरी तरह चौंका, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि घर में दाखिल होते ही समीना ने अपने हजूर तलब किया हो। मामूलात तो यही थे कि सीधा अपने बेडरूम में जाता था, कुछ देर सेल फ़ोन इस्तेमाल करता, फिर फ्रेश होकर अपने रूम में ही लंच मंगवा लेता, फिर मगरिब तक पड़ा सोता रहता। इसलिए उसकी हैरत हद से गुजर रही थी। फ्रेश होकर आता हूँ, ये कहकर वो आगे बढ़ा। नहीं, मैम से मिले बगैर ऊपर नहीं जाना, वो बहुत डेस्परेटली आपका वेट कर रही हैं। मारिया राह में मज़ाहम हुई। मॉम कहाँ हैं? अब जैन की आंखों से फिक्रमंदी झलकने लगी। वहीं है मैम के रूम में। जैन चंद लम्हात के लिए गहरी सोच में डूबा, फिर चौंक कर मारिया की तरफ देखा। ओके, ये कहकर वो समीना के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मारिया उसके ताक़ुब में चली। दोनों आगे पीछे समीना के बेडरूम में दाखिल हुए। जैन पर नज़र पड़ते ही अर्शिला घबराकर बेड के किनारे से उठ खड़ी हुई और खौफज़दा नज़रों से माँ की तरफ देखा। समीना को तो कोई बरकी झटका लगा था। हैरत अंगेज़ तौर पर बगैर किसी की मदद के उठ के बैठ गई। सारे जिस्म पर लर्ज़ा तारी था। अर्शिला और मारिया की जान पर बन आई, जबकि जैन हैरान परेशान बारी बारी सबको देख रहा था। जो कुछ था समझ से बालादर था। भूखे नंगे हो, रोड पर पड़े हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे, कोई नहीं है तुम्हें रोने वाला। समीना पूरी ताकत से चीख रही थी। मारिया ने हिम्मत करके उनको थामने की कोशिश की तो बुरी तरह उनके हाथ झटक दिए और हाथ उठाकर थप्पड़ मारने की धमकी भी दी। नानो हुआ क्या है? क्यों मुझे जेल कराने की थ्रेट कर रही हैं? जैन अब ज़्यादा देर खामोश रहकर बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा था। जवाबन हिस्टरियाई अंदाज में चीखा, नो नो जैन। अर्शिला बदहवास होकर उसकी तरफ बढ़ी। ये तुम्हारा बाप देकर गया है? आवाज़ ऊंची की तो गला दबा दूंगी। किसने दिया है तुम्हें ये हैवी अमाउंट?
समीना ने पागलों के अंदाज में पैकेट उठाकर जैन के सामने पटका। जैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो आलम बेहोशी में भी इस पैकेट को पहचान सकता था। 1 महीने से वो इस पैकेट को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका था। जैन बार बार मारिया की तरफ जाता था कि वही सारे घर में आज़ादी से घूमती फिरती है, मगर मुश्किल ये थी कि वो एक बड़ी रकम की बाबत उससे पूछ कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने खूनाशाम नज़रों से मारिया की तरफ घूरा और उसकी घूरती नज़रों को समीना और अर्शिला दोनों ने पकड़ा। मारिया की तरफ क्या देख रहे हो, मुझसे बात करो, समीना फिर चीखी। मारिया निगाह बचाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, मुझे इतने सारे करेंसी नोट की क्या ज़रूरत है, मैंने तो पूरी लाइफ में इतने सारे नोट नहीं देखे। अब जैन ने बड़ी महारत से पैंतरा बदला और बड़ी बेनियाजी से शाने उचकाए। मारिया, समीना ज़ोर से चिल्लाई। अर्शिला बदहवास होकर बेड पर चढ़ गई। जी मैम, मारिया ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। बताओ इसे ये तुम्हारे पास कैसे आए? समीना की बात से जैन का शक यकीन में बदल गया। गोया फसाद की जड़ मारिया ही थी। मुझे जॉनसन ने दिए हैं, उसे सफाई करते हुए जैन के रूम से मिले हैं। बता रहा था कि उसने ड्रेसिंग टेबल खिसकाई तो ये पैकेट बैग पर कहीं फंसा हुआ था, मूवमेंट की वजह से नीचे गिर गया, उसने उठाकर मुझे दे दिया। मारिया यूं गोया हुई जैसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवा रही हो। जैन की टांगें कांपने लगीं। दरहकीकत उसकी सारी तरारी हवा हो गई। अब उसकी वहशतों का मरकज़ मारिया बन रही थी। लोअर मिडिल क्लास की एक नर्स ये अमाउंट छुपा भी तो सकती थी, मगर ये मुझे इस तरह घर से निकालना चाहती है, इसलिए नंबर बना रही है। खामोश क्यों हो? बताओ मम्मी को कहाँ से आए हैं इतने सारे नोट? अर्शिला की हालत बिगड़ने के करीब करीब थी। नहीं बताता, आपके अकाउंट से तो नहीं निकाले, आप अपना अकाउंट चेक कर लें। आप मुझे जेल कराएं या समंदर में फेंक दें, नहीं बताऊंगा, जो मर्जी कर लें। अमीरों का गेटअप करके गरीबों की तरह सोचते हैं, एक एक पैनी पर जान निकलती है। ये मेरे पैसे हैं, ये कहकर जैन ने झपट कर पैकेट उठा लिया। हिम्मत है तो बुलाएं पुलिस को। जैन ने पैकेट अपने बैग की जिप खोलकर जिस अंदाज में ठूंसा, तीनों चंद लम्हात के लिए सख्ते की कैफियत में आ गई थी। लिसन नानो, अब वो समीना से बराह रास्त मुखातिब हुआ। नहीं हूँ मैं तुम्हारी नानो, समीना इस मर्तबा चिल्लाई तो खांसी शुरू हो गई। मारिया जल्दी से उनकी पुश्त सहलाने लगी। अर्शिला ने पानी का गिलास उठाया। मुझे पता है आप मेरी नानो नहीं हैं, ये मेरी मॉम नहीं है। जैन ने अर्शिला की तरफ इशारा किया। अर्शिला और समीना के हवास जवाब दे रहे थे। जैन की ढिठाई, गुर्राहट और बेखौफी से पैकेट उठाकर बैग में रखना हवास मुअत्तल करने को काफ़ी था। वो यूं खड़ा था गोया इस घर का हकीकी मालिक हो। मारिया, पुलिस को फ़ोन करो, गार्ड को बोलो ये घर से जाने ना पाए। ये कोई शय है, इसकी हकीकत का पता लगना चाहिए। समीना गुस्से की शिद्दत से कांप रही थी। मम्मी ये जैन है, आप क्या बोलेंगी पुलिस को? मम्मी प्लीज़ आप रिलैक्स करें, मैं आराम से पूछूंगी तो मुझे बता देगा। अर्शिला के पास इस वक्त सिर्फ मिन्नत समाजत करने की सलाहियत बाकी बची थी। मुझे और पैसे चाहिए, ऑलमोस्ट 10 मिलियंस, अभी के अभी, आज ही घर छोड़ दूंगा। हर शय फॉर सेल है आप लोगों के लिए, सब कुछ खरीद लो, बच्चे खरीद लो, बड़े खरीद लो। मैं एक बार सेल हुआ हूँ, मगर आप लोगों ने अभी तक मुकम्मल पेमेंट नहीं की। इंस्टॉलमेंट वाला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। बुलाएं पुलिस को, मगर मैं ऐसा तमाशा करूँगा कि आप लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे। अर्शिला मैम, बताएं मैं कौन हूँ? कितने जालिम हैं आप लोग, जिंदा इंसानों को मेडिसन की तरह ख़रीदते हैं। जैन इतनी ज़ोर से चीखा कि उसकी आवाज़ फट गई। अर्शिला मैम, ये लफ्ज़ हथौड़ा या पत्थर नहीं था, करामन कातबीन का गर्ज था। अर्शिला तैवरा कर खड़े से गिर गई। मारिया को जैन ने एक चौंका देने वाली सोच दी थी। गोया कुर्राए अर्ज से परवाज़ देकर किसी ब्लैक होल से गुजार दिया था। उसे यूँ महसूस हो रहा था वो हमदर्दी, वफादारी, सब्र जैसी अनमोल तवानाइयाँ खुद गर्ज बेरहम समंदर की झाग झाग लहरों के स्पुर्द कर रही थी। उसकी अना का तकाजा और हालात की मजबूरी उसे एक बेहतरीन तासुर पेश करने की जिम्मेदार थी। क्या वो वाकई इतनी अच्छी है कि वफादारी उस पर ख़त्म है, या मजबूरियों से वफादारी के नाम पर किसी समझौते से जंजीर पहना रही थी? और यही हकीकत है कि सच की वजाहत और तशरीह नहीं होती। सच खुद बताता है कि मैं हूँ, जैसे आफताब आमद बर दलील आफताब। सूरज का ज़ाहिर होना ही सूरज के होने का ऐलान होता है। सच रूह में यूँ उतरता है जैसे सहरा की खाक बारिश के अव्वलीन कतरों को आगोश में लेकर गुम कर देती है, मगर खुशबू तर्जुमानी करती है कि इस खाक में कदरे पानी ने तसरफ़ किया है। फैमिली डॉक्टर अर्शिला और समीना को फ़र्स्ट एड देकर जा चुका था। फ़िलवक्त दोनों गाफिल थीं। उन्हें मारिया की किसी सर्विस की ज़रूरत नहीं थी, मगर मारिया जैन के कमरे के बाहर यूं बेकरारी से तवाफ़ कर रही थी गोया घोंसला तबाह होने के बाद परिंदा अपने ठिकाने के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। वो बार बार जैन के बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। दस्तक देने का हौसला नहीं था। जंगें, लड़ाइयाँ, टक्कर के लोगों से किसी भी वक्त वकूफ़ पजीर हो सकती हैं, लेकिन उस जान से उलझने में ख़तरा ही ख़तरा है जो सिर्फ मौत खरीदने मैदान कारज़ार में उतरता है। उसे बहुत कुछ जानने की बेकरारी थी ताकि वह अपनी तवानाइयाँ दुरुस्त सिमत में खर्च करे, जबकि वो बहुत ही अच्छी तरह जानती थी कि जैन उस पर नज़र पड़ते ही आपे से बाहर हो सकता है।
लेकिन जो ज़िंदगी में आसानियाँ उसने इस घर से पाई थीं, उसकी तरह के लोअर मिडिल क्लास के लोग सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। उसे पीने को सबसे सुथरा पानी मिलता था, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मिलती थी, पुरकशिश तनख्वाह थी कि एक बड़ी रकम उसके खाते में जमा हो जाती थी। इस वक्त वो लाखों के बैंक बैलेंस की मालिक थी। माँ को चेकअप के लिए ले जाना होता तो अर्शिला की ब्लैक मर्सिडीज़ या समीना की फॉर्च्यूनर मिलती। जिस इंसान के ख़मीर में शुक्रगुजारी हो, उसके ज़मीर की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। नाशुक्री जो कुछ बेहतरीन होता है वो छीन लेती है। वो सब कुछ फेस करने के लिए तैयार थी, बस वो हक़ाइक़ के साथ ज़िंदा रहना चाहती थी। फिर शायद मुर्तकिज़ लहरों का कमाल था जो शायद ज़ैन तक पैगाम रसानी कर रही थी। ज़ैन के बेडरूम का दरवाज़ा एक झटके से खुला था और उससे ज़्यादा ज़ोरदार झटका उसे मारिया को सामने पाकर लगा था। ज़ैन ने खफगी से निगाहों का जाविया बदल लिया और नौजवान पेशानी पर उन लकीरों की जगह वाज़े हुई जो उधेड़ उम्री में मुस्तकिल नक्श होना थी। एक्सक्यूज़ मी ज़ैन, मुझसे बात किए बगैर रूम से बाहर ना आना। मारिया लपक कर ज़ैन के मद्दे मुकाबिल खड़ी हो गई थी। ज़ैन का गुस्सा अपनी राह लगा। अब वो हैरत से मारिया की तरफ देख रहा था। मारिया इतने करीब जा खड़ी हुई थी कि दराज कामत ज़ैन को सर झुकाकर उसकी आंखों में देखना पड़ रहा था। ये हरकत गैर इरादी थी कि हैरत इंतहा दर्जे की थी। ज़ैन प्लीज़ आराम से मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ। आज जो रिएक्शन मैंने देखा, मैं समझती हूँ उसका कोई ह्यूज बैकग्राउंड है। अगर तुम खुद ओपन नहीं करोगे तो सबके साथ साथ तुम भी सफ़र करोगे। क्राइसिस के बीच अगर कुछ अच्छा होने का इम्कान है तो लेट्स ट्राई। मारिया यूँ जल्दी जल्दी बोल रही थी गोया कोई उसके ताक़ुब में हो और किसी भी वक्त पीछे से आकर दबोच लेगा। लेकिन मैं क्यों तुमसे बात करूं? अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे ये घर हमेशा के लिए छोड़ना है, लेकिन खाली हाथ होकर नहीं। नाउ यू कैन गो। तुम्हें अर्शिला मैम की ज़रा परवाह नहीं जो तुमसे बेहद प्यार करती हैं। उन्होंने तो तुम्हारी खातिर अपनी उस खुशी को कुर्बान कर दिया जो उनकी ज़िंदगी में रंग भर सकती थी। तुम्हें इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या वैल्यू है। तुम 1 करोड़ पर बस कर रहे हो, वो तो अपना सब कुछ तुम्हें दे सकती हैं। तुम एक स्टूडेंट हो। एक स्टूडेंट को 5 लाख के पैकेट की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि अर्शिला मैम तुम्हारी हर ज़रूरत अच्छे से पूरी करती हैं। घर में तुम्हारी मर्ज़ी का खाना मिलता है। तुम्हारे ड्रेसेस, शूज़, फ़ीस, पेट्रोल, कार सब मैम की ज़िम्मेदारी है। फिर इतने सारे पैसों की तुम्हें क्या ज़रूरत है? क्या करते हो ये तो मैं जानती हूँ, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम ड्रग्स यूज़ नहीं करते। मारिया ने एक सांस में इतना कुछ बोल दिया। वक्त ज़ाया कर रही हो, पर्सनल हो रही हो, इनफ इज़ इनफ। ज़ैन ये कहकर दरवाज़ा बंद करने लगा, मगर इतनी आहिस्तगी से कि मारिया को पीछे हटने की मोहलत मिल जाए। मगर मारिया ने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। चौखट से स्टॉपर तक जा लगा। अगर स्टॉपर ना होता तो दरवाज़ा धड़ से दीवार से टकराता और ख़ुद कमरे के दरमियान आ खड़ी हुई। अब ज़ैन अपनी जगह मुतरद्दद खड़ा था, क्योंकि मारिया का ये रूप और ये अंदाज़ वो पहली मर्तबा देख रहा था। वगरना इस जासूसा से तो एक खामोश मगर कांटे की दुश्मनी चल रही थी, ख़ास तौर पर उस वाक़े के बाद जब वो गूंगा बना हुआ था और मारिया ने उस धोखाधड़ी का ड्रॉप सीन कर दिया था। तुम्हें ऑडिटर की जॉब भी मिल गई है, मुझसे हिसाब किताब करने आई हो, लेकिन मैं तो अर्शिला मैम को हिसाब देने को तैयार नहीं हूँ। तुम तो फिर एक सैलरीड हो। ज़ैन शदीद ज़हनी दबाव से 2-4 था। वो मारिया पर चीखने चिल्लाने का जवाज़ ही नहीं रखता था, क्योंकि वो तो बहुत सुलझो और दोस्ताना अंदाज में बात कर रही थी। मैं कोई हिसाब किताब नहीं कर रही हूँ। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मैं तो सबके लिए पीस चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि समीना मैम तुम्हारे मामले में एक्सट्रीम पर जाएं। इससे अर्शिला मैम का बहुत नुकसान होगा। ज़ैन 10 मिलियंस में तो कोई ढंग का अपार्टमेंट भी नहीं मिलता अच्छी लोकेशन पर। फिर तुम्हें स्टॉप। ज़ैन ने उसे मज़ीद बोलने से हाथ उठाकर रोक दिया। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा मसला है ज़ैन। मैं एक ही वक्त में 2-2 सीरियस पेशेंट्स को लुक आफ्टर नहीं कर सकती। जॉब तो मुझे भी कहीं भी मिल जाएगी, मगर अर्शिला मैम तो नहीं मिलेंगी। प्लीज़ ज़ैन, जो कुछ है मुझसे शेयर करो ताकि शक व शुबहात ख़त्म हो। जो कुछ भी है वो सब क्लियर हो। कुछ भी छुप छुपा कर करने की ज़रूरत पेश ना आए। ये सब कुछ करने से मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, ना एसेट्स में हिस्सा मिलेगा। बस अर्शिला मैम के एहसानात की वजह से मैं उनके साथ लॉयल हूँ। उनकी ज़िंदगी में सिवाय तुम्हारे कोई खुशी नहीं है। तुमने देखा टूटू मैम के अलावा उनकी कोई और फ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें साइको समझकर उनसे दूर होते चले गए। इट्स ओके। अब ज़ैन की बेतासुर आवाज़ में हार मानने का तासुर था। वो इसलिए कि अर्शिला मैम की गर्दान ने उसके नाजुक एसाब पर गहरी ज़रब लगाई थी। मारिया ने उसके बदले हुए लहजे को महसूस करके कदरे मुसर्रत से उसके चेहरे की तरफ देखा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, जब तक मैं खुद बाहर ना हूँ कोई डोर नॉक ना करे। प्लीज़ अब चली जाओ, खुदा के लिए। ज़ैन के एसाब शल हो रहे थे। वो जंग की नीयत भी कर लेता तो जंग करने की ताकत नहीं थी। अब अंदाज़ निढाल और हथियार फेंक देने वाला था। ओके, अभी तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मगर मुझे मिले बगैर कहीं मत जाना। इत्मीनान रखो, अर्शिला मैम तुम्हारी हर प्रॉब्लम हल करने के लिए अवेलेबल होंगी। जल्दबाजी में कुछ ना करना। ये कहकर मारिया ने जब यह देखा कि वो उसकी बात सुनते हुए आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर रहा है तो उसे उसके चेहरे से कुछ अखज़ करने का मौका नहीं मिला। वो पलटकर जीना उतरने लगी।
हाँ शमसा, वो आकर लेटते ही सो गई थी। बस मैंने 5-10 मिनट ही बात की और वो बेखबर हो गई। बहुत थकी हुई थी। पता नहीं भाभी उस बंदे में ऐसा क्या है, मकनातीस की तरह बच्चों को खींच रहा है। वासिफ को तो अपना होश ही नहीं है, दिन रात लगा हुआ है। हमने तो पूरी ज़िंदगी में ऐसा बॉस नहीं देखा। यहाँ तो ऑफिस की सियासत के बगैर नवाला हलक से नहीं उतरता, और पीठ पीछे जो बॉस के साथ पुश्तों के बखिए उधेड़े जाते हैं, अल्लाह की पनाह। शमसा कदरे फ़िक्रमंद होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुई। हालांकि 14-15 साल का बच्चा अच्छा खासा समझदार होता है। बारी बारी दोनों बच्चे मामू को अटेंड कर सकते थे, मगर वासिफ आगा ही नहीं दे रहा। माँ से ज़्यादा ममता उबल रही है। बच्चों को हर तरह की सूरत हाल से निमटने की तरबियत भी देनी चाहिए। सारा ने भी वासिफ की गर्दशी थकावट का एहसास करते हुए दिलसोजी से कहा, ट्यूशन ही पढ़ाता है ना, कौन सा मैनेजर से तरक्की करके डायरेक्टर लग जाएगा। 2-3 मरतबा शावर लेने की आदत है, वहाँ तो पता नहीं मुँह धोने की भी फुर्सत मिलती होगी या नहीं। पता नहीं कितनी देर की नींद होती होगी। अल्लाह मेरे बच्चे की खिदमत कबूल करे। अलवी साहब खैरियत से घर वापस हों, आमीन। बस आप फरी का ध्यान रखें, फरी बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है। उसे बेसोचे समझे बोलने की आदत है। मर्द हम उम्र हो या अधेड़ उम्र, मर्द ही है ना। शमसा ना चाहते हुए भी वो कह गई जो वो दिल में रोक लेना चाहती थी। मैं बहुत अलर्ट हूँ शमसा, उस फौजी की तरह जो रात को बॉर्डर पर ड्यूटी देता है। अभी तक उसके जहन की स्लेट बिल्कुल साफ़ है। शायद सालार और अंसर के अचानक बिछड़ने से उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। सालार होते तो ये सब होता ही नहीं, वही इसको संभाल रहे होते। अब वही काम अलवी साहब ने किया तो ये कुछ सामने आ रहा है। जी भाभी, फरी जल्दबाज है, बेसोचे समझे बोल पड़ती है, मगर मासूम है। उसे अभी दुनिया की समझ नहीं, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ आती है। कोई चाहे या ना चाहे वक्त सिखाकर ही रहता है। अल्लाह हमारे बच्चों की और सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन। शमसा के आमीन के बाद सारा का आमीन भी बरजस्ता था। अल्लाह हाफिज़ भाभी, मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। ये कहकर शमसा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। ICU से रूम तक की मुंतकिली का अमल इतना सब्र आजमा होगा, वासिफ को अंदाज़ा नहीं था। वो तो यही समझ रहा था कि थोड़ी देर बाद वार्ड बॉय आएंगे, अलवी साहब को व्हील चेयर पर बिठाकर 5 मिनट में उनके VIP रूम के बेड पर लिटा छोड़ेंगे। मगर पहले तो 3 डॉक्टर 2 नर्सें ICU में उनका बेड घेरे खड़े अपनी कॉन्फ्रेंस करते रहे। एक नर्स फाइल में देख कर तिब्बी इस्तिलाहात के साथ ताज़ा सूरत हाल से मतला कर रही थी। उसके बाद लिबास की तब्दीली का मरहला आया, फिर किसी दवा का वक्त हो गया। उसके बाद स्टाफ ने अलवी साहब को बेड से व्हील चेयर पर मुंतकिल किया और तमीज़ तरीके से बाहर की तरफ लेकर चले। वासिफ उनके अकब में चल पड़ा, मगर वो एक ऐसे रास्ते की तरफ जाते दिखाई दिए जो एक अंदर ही अंदर चलने वाले तवील कॉरिडोर की शक्ल में था। हर 100 कदम के बाद एक मोड़ आ जाता था। वासिफ अब बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। दाऊद अलवी गाहे बगाहे आंखें खोलकर उसकी तरफ देख लेते थे और होंठों के बजाय आंखों से मुस्कुराहट झलकती थी। बिलाखिर तीसरे मोड़ के बाद एक लिफ्ट के पास जाकर स्टाफ रुक गया और बटन पुश किया। वासिफ ने देखा कि उन्हें बजरिया लिफ्ट 3rd फ्लोर पर जाना था। उसी लम्हे फरी अचानक नमूदार हुई। उसकी सांस पूरी तरह फूल रही थी। साफ जाहिर था कि वो भागती हुई आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक गॉड आपको ICU से बाहर देखकर बहुत खुशी हो रही है। सर, मैंने रो रो कर आपके लिए दुआएं की थीं, अल्लाह ने सुन ली। उसी वक्त लिफ्ट का डोर खुला। कोई पेशेंट स्ट्रेचर पर था और स्टाफ साथ था। सब एक तरफ हो गए ताकि स्ट्रेचर को बाहर निकालने में आसानी हो। ठीक है सर, अब मैं कल आऊँगी। मैंने रूम नंबर पता करा लिया है। वैसे भी डॉक्टर्स हमें मना कर रहे हैं कि अपने पेशेंट से ज़्यादा बात ना करें। व्हील चेयर अंदर जाने तक फरी का जुमला मुकम्मल हो चुका था। वासिफ, स्टाफ और अलवी साहब के साथ अंदर दाखिल हुआ और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। फरी का पुरमुसर्रत पुरसकून चेहरा ओझल हो गया। वासिफ ने लिफ्ट में लगे आईने में अपनी सूरत देखी। बड़ी हुई शेव और रज्जगों से बेहाल आंखें, आंखों में कुछ बेसाख्ता और बरजस्ता सवाल। चंद सेकंड्स के लिए वो सिर्फ थैंक गॉड कहने 12 किलोमीटर का रास्ता तय करके आई थी। दाऊद अलवी की आंखें बंद थी, नकाहत भी थी और अद्वियात का असर भी। चंद सेकंड में वो 3rd फ्लोर के VIP रूम 006 के सामने थे। वो फरी, आज आप ऑफिस गई थी? सब लोग आए थे। दाऊद अलवी बहुत आहिस्ता आवाज़ में सवाल कर रहे थे। सर, फरी जा चुकी है, वासिफ ने बेमानी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अब वो कमरे में दाखिल हो चुके थे। ओह अच्छा, मैं समझा वो लिफ्ट में हमारे साथ है। सर, वो आपको खुदा हाफिज़ कहकर गई है। वासिफ के लहजे में वो गहराई थी जो समंदर का झाग उड़ाती लहरों के नीचे सर पटक रही होती है, मगर सतह पर से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दाऊद अलवी आखिर कॉन्टिनेंटल बिजनेसमैन है, कोई मजाक तो नहीं। माजी इंसान का वो आसेब है जो आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ता। फरी का हाल उसके माजी के आईने में देखना इस इल्म की हद थी जो उसकी रसाई में था। फरी दाऊद अलवी तक कैसे पहुंची? दाऊद अलवी उसके लिए अहम क्यों हो गए? ये वो सवाल थे जो शायद बेजवाब ही रहना थे। दाऊद अलवी की शख्सियत इतनी मजबूत नज़र आती थी कि फरी की बेसाख्तगियाँ इस नौ निहाल के मानद महसूस हो रही थी
जो अपने माँ बाप के साथ कार में सफ़र करते हुए दूसरी सवारियों को देखकर हाथ लहरा रहा हो। स्टाफ दाऊद अलवी को बेड पर लिटाकर बेड एडजस्ट कर रहा था। वासिफ ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। डार्क ब्राउन सोफ़ा सेट के अलावा अटेंडेंट के लिए भी बेड मौजूद था। कमरा बहुत वसीओ अरीज़, रोशन और हवादार था। 2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं जिनमें से एक अस्पताल के सरसब्ज़ लॉन की तरफ खुलती थी। दीवार गिर वार्डरोब थी। वासिफ ने पट खोलकर वार्डरोब चेक की। एक शेल्फ में जाए नमाज और कुरान भी रखा हुआ था। बाकी पूरी वार्डरोब खाली थी। 6-7 खाली हैंगर लटक रहे थे। वासिफ वार्डरोब की तलाशी लेकर पलटा तो दाऊद अलवी को अपनी तरफ देखता पाया। वो लपक कर उनकी तरफ बढ़ा। उसे महसूस हुआ जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं। वो उन पर कदरे झुक गया ताकि वो जो भी कहें वो ठीक से सुन पाए। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? उसने उनकी तरफ गौर से देखा। वो छत की तरफ घूर रहे थे। वासिफ, क्या वाकई अर्शला आई थी? दाऊद अलवी की आवाज़ इतनी आहिस्ता थी गोया खुद कलामी कर रहे हों। वासिफ जवाब देने के बजाय बुरी तरह उलझ गया। महालका को शोशा छोड़े हुए खासी देर हो चुकी थी, मगर दाऊद अलवी तो अभी तक उसी लम्हे में मकीद थे जिस लम्हे उनकी समाज से अर्शला का नाम टकराया था। गहरी खामोशी का दबाव इतना शदीद था कि दाऊद अलवी ने पूरी आंखें खोलकर वासिफ की तरफ देखा। फरी हवा के झोंके की तरह आकर गुजर गई, मगर दाऊद अलवी की तवज्जो उस पर नहीं थी कि वो आकर जा चुकी है। उससे बहुत पहले अर्शला का नाम सुना और हनूज़ बंद घड़ी की सुई की तरह एक जगह अटके हुए थे, और इतनी देर से वो गोया सिर्फ अर्शला को सोच रहे थे। मौका मुयस्सर आते ही उसका नाम ज़ुबान पर आ गया। उसने अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। ज़िंदगी में कुछ ताल्लुक रूह में यूं पेवस्त हो जाते हैं गोया सफ़ेद कपड़े पर अनार के रस के निशान, जो किसी टोटके से मध्यम तो पड़ जाते हैं मगर मिटते नहीं। खामोश क्यों हो वासिफ? शायद वो अपने किसी पेशेंट की इयादत के लिए आई होंगी। मैम उनका नाम ले रही थी तो मुझे बस यही याद रहा। प्लीज़ सर, आप अपने जहन पर दबाव ना डालें। बहुत मुश्किल से आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हुआ है। आप घर वापस जाएंगे तो मैम आपको खुद ही कुछ ना कुछ बता देंगी। वासिफ ने बहुत एतमाद और सुकून से सूरत हाल संभाली थी। दाऊद अलवी ने गहरी सांस ली। वो मेरे लिए क्यों आएगी? कोई रिश्ता है बेनाम भी नहीं। दाऊद अलवी बंद आंखों के साथ बड़बड़ाए और चंद गहरी गहरी सांसें लीं। आई एम सो सॉरी अर्शला। उसी आन 2 नर्सें पेशा वराना फुर्ती के साथ अंदर दाखिल हुईं। पीछे पीछे वार्ड बॉय ड्रिप और लवाजमात के साथ आ रहा था। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? नर्स ने मुखातिब करते हुए थर्मामीटर दाऊद अलवी के मुंह में डाल दिया। वासिफ सोफ़े पर जाकर बैठ गया और नर्सों की कार्रवाई मुलाहिजा करने लगा। मुकम्मल बहाली सेहत के बाद फिर अर्शला का तज़किरा हुआ तो वो क्या करेगा? बात तो बस इतनी थी कि एक साबका बीवी अपने साबका शोहर की हालत ज़ार देखने आई और रोती हुई वापस चली गई। सच यही था, मगर वो शायद मरकर भी बयान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दूसरी जानिब अर्शला भी उससे सवाल कर सकती है। एक लाहासिल सवाल जवाब के बीच उसकी अपनी पोजीशन किस कदर अहमकाना साबित होने जा रही थी। एक तरफ इखलाकी इक़दार थी, दूसरी तरफ लाखों में तनख्वाह। आखिर जब लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं तो फिर किसी बीच वाले की शामत क्यों बुलाते हैं? अपनी भूल गलती का असर दूसरों पर क्यों डालते हैं? बस ये लोग कुछ भी पूछे मैं कह दूंगा मुझे नहीं पता। एक दूसरे से मिलकर पूछ ले। थकन और रत जगहों से हारे हुए एसाब मुझे नहीं पता पर आकर जम गए। पता होने में बड़ी मुशक्क़त है, पता ना होना बाइस से निजात है। मुझे नहीं पता, वो गहरे ख्याल में था, बिला इरादा मुंह से निकल गया। ड्रिप चेक करती नर्स ने पलट कर हैरत से वासिफ की तरफ देखा। आर यू सेइंग समथिंग? नो नथिंग। वासिफ ने चौंक कर नर्स की तरफ देखा। अंदाज में खिफ़त थी। फरी, मैं अपने कई ज़रूरी काम छोड़कर गिरती पड़ती आपा की वजह से आई हूँ। तुम्हें इस तरह अस्पताल नहीं जाना चाहिए था। तुमने मामा से इजाज़त भी नहीं ली, सिर्फ बताकर चली गई। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मरियम गुस्से के बजाय कदरे दुख और हैरत की कैफियत में फरी को लिए बैठी थी। मेरी खाला, मैंने कोई क्राइम किया है? हार्डली मैं अस्पताल में 10 से 15 मिनट रही हूँ। सर शिफ्ट हो रहे थे, उन्हें देखा, सुकून मिल गया, एंड दैट्स ऑल। मरियम ने अपनी पेशानी पकड़ ली। सुकून मिल गया? इसे तो सुकून मिल गया, मगर माँ और खाला तो बेसुकून हो गई थी। सारा ने मरियम की तरफ यूँ देखा था गोया दिल बैठ गया हो। फरी, अलवी साहब मेरे और आपके बास हैं। वो पार्ट ऑफ जॉब हैं, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं। पता है मुझे, लेकिन फ़िलहाल वो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, फरी ने झल्ला कर कहा था। दोनों बहनों की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। क्या मतलब? मरियम ने बहरहाल पूछा। सारा तो दम साधे बैठी थी। मतलब ये कि मैं सुसाइड के ट्रैक पर जा रही थी। मेरा रूम से बाहर आने का दिल नहीं चाहता था। मामा मगरिब के वक्त मेरे रूम की लाइट ऑन करती थी तो मेरा दिल चाहता था कोई हाकी मिल जाए तो मैं सारी लाइट्स तोड़ दूँ। मुझे घुप अंधेरे में बहुत सुकून मिलता था। दाऊद अलवी ने मुझे अंधेरे से निकाला। मगर आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, फरी ने निढाल लहजे में जवाब दिया।
बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम दुनिया को भी साइड कर देते हैं, मगर अलवी साहब कैसे फ़र्क करेंगे कि तुम्हारी तरफ से सिर्फ शुक्रिया है या तुम उनको आइडियलाइज़ कर रही हो। सारा ने नर्म व शफीक लहजे में नुक्ता समझाने की कोशिश की। आइडियल तो वो बन चुके हैं, मेरे अलावा भी और बहुत से लोगों के आइडियल होंगे, मगर आइडियल बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पर कब्जा चाहते हैं। सेकंड मैरिज के लिए उनको बहुत टाइम मिला, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। अब मैं कोई इतनी छोटी सी बच्ची भी नहीं हूँ कि आप लोगों की परेशानी का मतलब भी ना समझ सकूँ। अगर पॉसिबल होता और मैं उनको लाइफ पार्टनर बनाने का सोचती तब भी कोई गलत बात नहीं थी। कायदे आज़म के अलावा कुछ और मशहूर लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस के साथ पार्टनरशिप बनाई है। एक शादी दाऊद अलवी ने की थी, एक शादी मैंने भी की थी अंसर के साथ। सिर्फ निकाह हुआ था मेरी जान, मरियम ने बहुत दुख से कता कलामी की थी। निकाह ही शादी होती है खाला, इंगेजमेंट सिर्फ होती है, निकाह सब कुछ होता है, लाइफ का सबसे बड़ा फ़ैसला। निकाह के बाद तो अलग होने के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। मेरी शादी हुई, मैं विडो हो गई। मैं इस वजह से शादी नहीं करूँगी कि ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर होना ज़रूरी है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। प्लीज़ आप लोग सर अलवी को अपना मसला ना बनाएं और मुझे उनसे मिलने से ना रोकें। वो अपनी लिमिट्स जानते हैं और मैं अपनी बाउंड्रीज़ को पहचानती हूँ। प्लीज़ मेरी खाला, आइंदा आप गिरती पड़ती मत आइएगा, आराम से आइएगा। ये कहकर फरी अपनी जगह से उठी और अपनी राह ली। दोनों बहनें चंद सानिया खाली और जहन एक दूसरे को तकती रहीं। फिर सारा ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा जिस तरफ फरी गई थी। इसके अंदर तो वाकई शादीशुदा रची बसी सैराब औरत की रूह हलूल कर चुकी है। अंसर की बेवा के लक़ब के साथ राज़ी है। आप फ़िलहाल आइंदा इस टॉपिक पर आप उससे कोई बात ना करें, ना आने जाने पर टोकें। मैं खामोशी से वाच करती रहूँगी। हमें हमारी फ़रीशा चाहिए, खुदा न खास्ता जिंदा लाश नहीं। मरियम ने उठकर गहरी सोच में डूबी सारा को गले से लगा लिया और रुखसार पर बोसा दिया, गोया तसल्ली दे रही हो। ठीक कह रही हो, डॉक्टर तो कह रहे थे कि 6 महीने के लिए आप इसे लेकर किसी हिल स्टेशन चली जाएं। सारा ने जैसे याद दिलाया। वहाँ कोई उल्टा सीधा पीछे लग जाता फिर क्या करते? महरम के बगैर तो हिल स्टेशन पर भी जाना खतरे से खाली नहीं, सारा ने शिकस्ता सी आवाज़ में कहा, गोया खुद कलामी कर रही थी। साइट ऑफिस के जनरल मैनेजर रज़ी ताहिर अस्पताल को पल पल मॉनिटर कर रहे थे। अब वासिफ उनका बहुत सब्र आजमा चुका था। वो फ़ोन पर भी और बराह रास्त भी घर जाकर कुछ घंटे गहरी नींद सोने की बाकायदा दरख्वास्त कर चुके थे। 2 बार तो वो खुद आकर मिलकर गए थे, मगर वासिफ आली शान और आली जा की वजह से दाऊद अलवी को खुद अटेंड करना चाहता था। बच्चे हर घंटे 2 घंटे बाद मम्मू की खैरियत पता करते, वासिफ की तसल्लियों से मुतमईन हो जाते। दोनों के फाइनल एग्ज़ाम भी सर पर थे। वह अस्पताल में होने के बावजूद उनकी फुल निगरानी कर रहा था, नोट्स के पॉइंट्स सेंड कर रहा था। दाऊद अलवी का ड्रावा देकर उन्हें स्टडी पर फोकस्ड रहने पर मजबूर कर रहा था। उसके अस्पताल से गैर हाजिर होने का मतलब था कि वो गले से बिछड़ी भेड़ों की तरह हवास भागता फिरते नजर आएंगे। वासिफ के एहसास जिम्मेदारी का अमली मुजाहरा उनके लिए बाइस तक़वियत था। घर जाकर अगर सोता भी तो फ़ोन ऑफ करके ही सोता, वगरना घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मगर इस वक्त रज़ी ताहिर ने वासिफ की तौजीह कबूल नहीं की, बल्कि उसे ये कहकर लाजवाब कर दिया कि वासिफ, तुम्हारी वजह से हम अपने पैदा होने पर शर्मिंदा हो रहे हैं। जिनकी मेहरबानियों से ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके मुश्किल वक्त में उनकी कोई खिदमत नहीं कर सकते। यार, अपने खाए पिए पर शर्मिंदगी हो रही है। डोंट माइंड, कुछ लोगों का कहना है कि तुम नंबर बना रहे हो। बहरहाल तुम्हारी तरफ से जवाब तो मैं दे चुका हूँ कि अलवी साहब की कोई बेटी नहीं है और ना ही वासिफ कंपनी का एम्प्लॉई है जो उसे प्रमोशन का लालच हो। वासिफ के सामने अब अपनी बात मनवाने की तासीर ख़त्म हो गई थी, इसलिए दाऊद अलवी को बताकर वो घर की तरफ रवाना हो गया। मगर ये एहतमाम उसने ज़रूर किया था कि रुखसत होते वक्त रज़ी ताहिर उसके साथ हों ताकि अर्शिला की मुदाखलत ना हो। अस्पताल से बाहर आते हुए उसे यूँ लगा जैसे उसके कांधों पर कोई बोझ धरा था जो उतर चुका है, और वो बोझ खिदमत का नहीं था। ताल्लुक़ के सीधे सीधे रास्ते में अर्शिला किसी भटकी हुई रूह के मानंद मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। आखिर दाऊद अलवी अर्शिला का क्यों पूछें? आखिर वो क्यों अर्शिला का नाम उनके लिए अपनी ज़ुबान पर लाए? हर इंसान अपनी आखिरी सांस से पहले गलतियों का खमियाजा और गुनाहों का कफ़ारा अदा करने का पाबंद है। ये कानून फितरत है और फितरत को अपने कवानीन पर अमल दरामद कराने के सारे रास्ते मालूम हैं। कोई अकड़ने के बाद टूटता है, किसी को कुदरत माफ़ी तलाफ़ी का मौका देकर एहसान अजीम करती है ताकि उसकी रूह सुबक होकर परवाज़ करे। बहर कैफ अर्शिला ने अनजाने में उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ धकेला था, तो अब थके हुए वजूद को सुस्ताने का मौका भी उसी की वजह से मिल रहा था। इस कायनात के मालिक की कुदरतों और तदबीरों का अहाता अक्ल इंसानी नहीं कर सकती। मारिया, मम्मी उसे निकाल कर ही दम लेंगी, देख लेना। मारिया अर्शिला की फरमाइशी कॉफ़ी के साथ अपनी ग्रीन टी भी तैयार करके लाई थी। अर्शिला की आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं, बाल इस कदर मुंतशिर थे, बार बार चेहरे पर आ रहे थे, मगर उन्हें कैचर हेयर बैंड तक लगाने का होश नहीं था। गाहे गाहे पीछे धकेलने की मुशक्क़त उठा रही थी। बात करने, सुनने और जैन की बाबत जानने की बेचैनी थी।
وہ کریم کلر سلک کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھیں، 1.5 فٹ کی بغیر آستینوں کی شرٹ، پنڈلیوں سے اوپر ٹراؤزر۔ اتنی بدحواسی والی کیفیت ماریا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ داؤد کے کہنے پر میں نے اسموکنگ چھوڑ دی تھی، ممی سے چھپ کر کبھی کبھی کیا کرتی تھی۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے، کیا میں ڈرائیور سے منگوا لوں؟ ارشلا شیرخوار کی طرح ہاتھوں میں آ رہی تھی۔ نو میم، اب خود کو دھوکہ دینے کی عادت چھوڑنا ہوگی اور آپ بے فکر رہیں، زین کہیں نہیں جائے گا۔ کہیں جائے گا تو آپ کو بتا کر جائے گا، میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ ماریا نے اخلاقی درس کے ساتھ تسلی و تشفی کا عمل بھی مکمل کیا۔ ریئلی؟ ارشلا کی آنکھیں مسرت سے جگمگانے لگیں۔ اور کیا کیا باتیں کی تم دونوں نے؟ گویا ارشلا کی جان میں جان آ گئی تھی، اپنی فطری سادگی کے ساتھ کھل کر آشکار ہوئی۔ ابھی بہت سی باتیں ہوں گی، میں نے اسے باؤنڈ کر دیا ہے، اسے ایزی فیل کرایا ہے۔ اب آپ کافی انجوائے کریں، وہ کہیں نہیں جا رہا۔ اگر سمینا میم اسے نکالنے کی بات کریں گی تو میں آپ کے ساتھ رجسٹ کروں گی۔ ماریا نے ارشلا کے مقابل بیٹھتے ہوئے اپنے کپ سے ایک گھونٹ بھرا۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہی تھی اور ارشلا کو تقویت پہنچا رہی تھی۔ انہوں نے بھی کافی کے گھونٹ لیے مگر گہری سوچ میں ڈوبے۔ صرف 5 لاکھ؟ اتنی مہنگائی ہے ماریا، 5 لاکھ تو کچھ ہیں ہی نہیں۔ ماریا کے سامنے ارشلا نے پہلی بار عام پاکستانی عورت کے انداز میں بات کی، مگر یہ جملہ ان کے منہ سے عجیب و اجنبی محسوس ہوا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ سمینا میم نے بتایا ہوگا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ ماریا کا اندازہ بہت لطیف تھا، جیسے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ کم آن ماریا، پہلے کلیننگ سٹاف 25,000 میں مل جاتا تھا، اب ممی 1 لاکھ سیلری دیتی ہیں۔ 4 ممبرز ہیں ٹیم میں، گارڈنر اور 5 ہیلپر 1.5 لاکھ لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو 5,000 میں بہترین گارڈنر مل جاتا تھا۔ زین بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ممی کی وجہ سے مانگتے ہوئے ڈرتا ہے۔ میں ATM یا بینک یوز کروں تو کھٹ سے ممی کے پاس بینک کا SMS پہنچ جاتا ہے۔ میں بھی ان کی پرمیشن کے بغیر کیش نہیں نکال سکتی۔ اور تمہیں راز کی بات بتاؤں؟ ارشلا نے رازدارانہ انداز میں ماریا کی طرف قدرے جھک کر کہا۔ الہی خیر، اب کس راز سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے؟ ماریا اندر ہی اندر سہم گئی۔ میرے پاس 10 لاکھ کیش ہے، ممی کے فرشتوں کو بھی یاد نہیں۔ میں اور ممی 4 سال پہلے UK گئے تھے تو ممی نے کچھ پاؤنڈز مجھے بھی دیے تھے۔ انہی دنوں ہمارا UK والا اپارٹمنٹ خالی ہوا، ہم وہیں تھے تو ہمیں ڈپازٹ کیش میں ملا، وہ ممی نے رکھ لی اور جو کیش میرے پاس تھا 2 مہینے بعد انہیں یاد نہیں رہا، مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ وہ تو ایک دن ہینڈ بیگ خالی کرتے ہوئے پاؤنڈز ملے تو یاد آیا کہ یہ تو ممی نے دیے تھے، مگر میں نے پہلی بار ممی سے چیٹنگ کی، ان کو واپس نہیں کیے۔ جانتی ہو کیوں؟ یہ زین کے لیے سنبھالے تھے۔ میرا بیٹا کبھی زیادہ خرچ کر دیتا ہے تو ممی کا موڈ کئی دن تک خراب رہتا ہے۔ ماریا، میرا بیٹا ارشلا کا بیٹا ہے، کوئی بھکاری تو نہیں۔ پاکٹ منی، پیٹرول کے علاوہ بھی بچوں کے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ اتنا سارا ہے ماریا، تم اور میں امیجن نہیں کر سکتے۔ اف، ہم کیا کریں گے اتنی دولت کا؟ ارشلا نے سر پکڑ لیا۔ کچھ بھی نہیں ہے 5 لاکھ، نتھنگ۔ ماریا جلدی سے جاؤ چیک کرو زین چلا تو نہیں گیا۔ بولتے بولتے ارشلا نیم بدحواس ہوئیں۔ میم، آپ کی تسلی کے لیے چیک کر لیتی ہوں، وگرنہ وہ نہیں جا سکتے۔ میں نے گارڈ کو بھی الرٹ کر دیا تھا کہ اگر زین باہر جانے لگے تو فوراً بتانا اور گیٹ مت کھولنا۔ یہ کہہ کر ماریا نے بچی کچی ٹھنڈی گرین ٹی کے آخری 2-3 گھونٹ بھرے۔ او کیوٹ! ارشلا پھر بچوں کی طرح یقین کر کے پرسکون ہو گئیں، مگر ماریا ان کی تسلی کی خاطر باہر جا رہی تھی۔ ماریا گہری سوچ میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے ارشلا سے کبھی زین کو خصوصی طور پر موضوع نہیں بنایا تھا، اگرچہ وہ آتے ہی بہت سے حقائق جان چکی تھی۔ سمینا کی خدمت کے دوران یہ کیسے ممکن تھا کہ سمینا شدید غصے کی کیفیت میں ماریا کو زین کی حقیقت نہ بتاتی؟ یہ حقیقت جان کر ماریا کو کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی۔ بہت سے گھرانے کسی نہ کسی وجہ سے بچہ گود لے لیتے ہیں، جبکہ ارشلا کے جو جذبات زین کے لیے وہ دیکھتی تھی اس پر البتہ اسے حیرانی ہوتی تھی۔ ارشلا کی کیفیات دیکھنے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ زین ارشلا کی اپنی کوکھ سے پیدا کی ہوئی اولاد نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زین کی مشکوک حرکات و سکنات کے باعث بہت چوکس تھی۔ دکھ محسوس کرتی تھی کہ وہ ارشلا جیسی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے جس نے اپنی زندگی کی بہت بڑی خوشی قربان کر دی تھی۔ وہ زینے کے 2-4 سٹیپ ہی چڑھی تھی کہ ہاتھ میں پکڑا سیل فون مرتعش ہوا۔ ماریا نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ سمینا میم کا نام بلنک ہو رہا تھا۔ ماریا کو یوں لگا اس کے وجود کی بچی کچی توانائی کسی نادیدہ راستے سے بہہ کر زمین کی اتھاہ میں اتر گئی ہو۔ ارشلا کا ڈپریشن دیکھنے کے بعد سمینا سے آمنا سامنا ایک قیامت سے کم نہ تھا، حالانکہ اصولی طور پر سمینا اس کی ذمہ داری تھی، ارشلا نہیں۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے یوں محسوس ہوا وہ اپنا ذہنی توازن کھو رہی ہے۔ اس نے ریلنگ مضبوطی سے پکڑ کر چند گہری گہری سانسیں لیں۔ وہ سمینا کی نرس تھی، ان کی کال پر حاضری اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی۔ ممکن تھا انہیں فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو جو اسی نے مہیا کرنی تھی۔ وہ واپس نیچے اتری اور تقریباً بھاگتی ہوئی سمینا کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ سمینا کو دیکھ کر اسے ہلکا سا جھٹکا لگا۔ وہ بیڈ پر نہیں تھی بلکہ اپنی چھڑی تھامے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ماریا کی حیرت بچا تھی کیونکہ جو میڈیسن ان پر اپلائی کی گئی تھی
उसके ज़ेर असर मरीज़ 4-5 घंटे तक बेखबर हालत में होता है। हवास आहिस्ता आहिस्ता जागते हैं, मगर समीना बमुश्किल 3 घंटे ही बेखबरी की कैफियत में रही होंगी। वो इस वक्त मुकम्मल हवासों में थी। ये उन नज़रों से ज़ाहिर था जो मारिया की तरफ उठी थीं। यस मैम। उसने एक जिस्म में फासला अबूर किया और मुकाबिल जा खड़ी हुई। क्या वो लड़का 1 करोड़ लेकर हमारी जान छोड़ देगा? पता करो क्या ज़मानत है। अगर वो 10 साल हमारे पास रहा तो 10 करोड़ यूज़ कर लेगा। 1 करोड़ की बार्गेनिंग से हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। मेरे मरने के बाद तो वो अर्शला से सब कुछ छीन सकता है। अर्शला को तो फाइनेंस की रत्ती बराबर समझ है ना कदर। इसीलिए मैं उसकी सेकंड मैरिज के लिए सीरियसली सोचती हूँ। इससे जान छूटेगी, अर्शला की सेकंड मैरिज होगी। अब ये किस्मत के आमिर से होती है या वासिफ़ से? फिर वासिफ़, जब आमिर मौजूद है तो वासिफ़ का क्यों सोचती हैं मैम? वो बेचारा पहले ही लेबर भुगत रहा है। जो भी अर्शला मैम से शादी करेगा वो डबल ड्यूटी पे करेगा। अर्शला मैम को भी संभालना होगा और दौलत को भी। लाशऊरी तौर पर जो ख्याल मारिया के जहन में गोता जन थे उसे खुद भी शायद इदराक नहीं था कि जब समीना वासिफ़ को दामाद बनाने की बात करती हैं तो उसे क्यों बुरा लगता है। ऐसे ही जैसे किसी बच्चे को बदमज़ा दवाई पीने के लिए कहा जाए तो दवा पीने से पहले ही उसकी ज़ुबान कड़वी हो जाती है और वह भरपूर मज़ाहमत करता है। मारिया के अंदर मज़ाहमत तूफ़ान की तरह उठती थी, मगर उसे काबू पाना पड़ता था। लाखों में मिलने वाली तनख्वाह उसकी खामोशी की कीमत थी। अर्शला से बात करना बेकार है, किसी तरह तुम जैन से बात करो। अगर वो हमारी जान छोड़ दे और आज ही इस घर से चला जाए तो मैं आज ही उसे ये अमाउंट दे दूँगी। इतना कैश होता है मेरे पास, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अर्शला को भी नहीं। खबरदार तुम भी जिक्र ना करना। 5000 के नोट वाले 20-22 पैकेट हैं, उनको छुपाना कोई मसला नहीं होता। पहले तो मैं यही समझी कि जैन ने उन्हीं में से ये पैकेट निकाला है, मगर वो उस तक पहुंच नहीं सकता। मेरे लॉकर के अंदर एक और लॉकर है जो नंबरों से खुलता है और वो नंबर अर्शला को भी मालूम नहीं। लेकिन मैंने बैंक लॉकर में अपनी वसीयत लिख कर रखी हुई है, उसमें ओपनिंग कोड भी लिखा है। मेरे मरने के बाद उसे कोई परेशानी नहीं होगी। समीना मुसलसल टहलते हुए कांपती आवाज़ में बोल रही थी, मारिया पर इतना अंधा एतमाद कि उसे सब कुछ बता चुकी, जबकि ये राज तो शायद वो दीवार की तरफ मुँह करके अकेले में भी आश्कार ना करती। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो जैन से जान छूटने की रूहानी मुसर्रत के बाइस खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। 1 करोड़ में माजी की गलती का कफ़ारा अदा हो रहा था। बहुत सस्ते में सौदा निमट रहा था। जैन के कमरे से जो पैकेट निकला है वो बिल्कुल नया है। मेरे पास कोई नया पैकेट नहीं है। पहले वो कबूल करेगा कि ये भी हमारे ही पैसे हैं, फिर 1 करोड़ में से 5 लाख माइनस करके उसे दूंगी। ये कहकर वो छड़ी के सहारे आगे बढ़ी और तकिए के नीचे से छोटा सा पिस्टल निकालकर मारिया की तरफ देखा। मारिया तो खौफ से लरसने लगी। अयाशी खूब हरी हरी सूझ रही है, बहुत हाथ की सफाई दिखाई है, मगर उसे बताना पड़ेगा ये आए कहाँ से हैं, वरना मैं पुलिस को इन्वॉल्व करूँगी। उसके तो अच्छे अच्छे भी बताएंगे। फ़िलहाल तुम मुझसे बात करो मेरी तरफ से, देखो फिर क्या जवाब देता है। ये कहकर वो गिरने के अंदाज में अपनी विक्टोरियन डिज़ाइन की आराम कुर्सी पर ढह गई, पिस्टल गोद में रख लिया। ओके मैम, मैं कोशिश करती हूँ। मारिया खुलकर ना बोल सकी, मिनमिना कर रह गई। कोशिश नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस चाहिए। तुम अर्शला नहीं हो जो कोशिश करोगी। ओके, यू आर माई सबऑर्डिनेट। समीना अपनी फितरत के बमूजिब पल भर में बेमुरवत नजर आई। मारिया पर अब एक अजीब सा खौफ तारी होने लगा। चोरी चोरी पिस्टल की तरफ देख रही थी। मैंने उस उल्लू को इतनी सुनाई थी, मगर आज उसकी वजह से कितनी आसानी हो गई। मारिया घबरा गई, न जाने किस उल्लू का जिक्र आ गया था। मैम किसकी बात कर रही हैं? मारिया का जहन वासिफ़ की तरफ गया। समीना जिसे पीठ पीछे उल्लू का कहें उसके सामने भी कह सकती हैं। वो किसी खतरे की बू सूंघने लगी। अरे मैंने 8 साल पहले अपनी 20 एकड़ ज़मीन सेल की थी। आसपास की ज़मीनों में झगड़े चल रहे थे, मैंने बेचकर जान छुड़ाई। वो फर्स्ट पेमेंट कैश लेकर आ गया था जाहिल, तब से मैंने संभाले हुए हैं। ऐसों को भी अल्लाह देता है, वो भी छप्पर फाड़ कर, जिनको इंग्लिश में सिग्नेचर तक करना नहीं आते। अब मारिया के जाने का वक्त हुआ चाहता था, क्योंकि समीना निढाल होकर खुद कलामी पर मजबूर थी, कोई सुने ना सुने। ओके मैम, मारिया ने इजाज़त चाही। यस, हाँ देखो मैं डिनर में सिर्फ वेजिटेबल लूँगी, बटलर को चेक करो। ओके मैम। मारिया जब से इस घर में दाखिल हुई थी तब से आज तक उसे समीना का कमरा छोड़ने की कोई आफत नहीं होती थी, मगर आज इतनी सख्त ड्यूटी लगाई थी, गोया कोई आफत ही उसके पीछे लग गई थी। नींद के बारे में कहा जाता है कि सूली पर भी आ जाती है। वो शावर लेकर अपने बेड पर लेटा तो लम्हों में दुनिया माफिया से गाफिल हो गया। शमसा जले पाँव की बिल्ली बनी घर में मामूल के काम निपटा रही थी। इस वक्त वो एक रूहानी सुकून से सरशार थी। बेटा अपने कमरे में आंखों के सामने सो रहा था। कितनी रातें बेकल गुजरी थीं कि ना जाने किस कुर्सी या बेंच पर बैठकर कुछ देर के लिए सोया होगा। हालांकि दिल राज़ी था कि उनका बेटा किसी के मुश्किल वक्त में काम आ रहा है। नेक काम की तौफीक भी अल्लाह के हुक्म से मिलती है। ये तो ऐन सादत का काम होता है, मगर एक माँ को औलाद की बेआरामी से भी चैन नहीं पड़ रहा होता।
उन्होंने बहुत मोहब्बत और एहतमाम से उसकी पसंदीदा ड्रम स्टिक्स तैयार की थीं। खोए वाला सवैयों का जर्दा जो वो ख़ास तरकीब से खोया भून कर बनाती थीं, उसका भी एहतमाम किया था कि कई दिन बाद घर में माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा। वासिफ ने फ़ोन ऑफ नहीं किया था, बल्कि वाइब्रेशन पर लगाकर शम्सा के हवाले कर दिया था। मुबादा अस्पताल से कोई ऐसी कॉल आ जाए कि उसका वहाँ पहुँचना ज़रूरी हो। यही ताकीद माँ को की थी कि किसी का भी फ़ोन आए तो अटेंड ना करें, लेकिन अस्पताल से आए तो मुझे फ़ौरन उठा दें। शम्सा ने अपना और वासिफ का फ़ोन अपने तख्त पर ही रखा हुआ था। खुद कमर सीधी करने लेट गई और अपनी तस्बीह उठा ली। तस्बीह आधी भी नहीं हुई थी कि वासिफ का फ़ोन मुर्ताश हुआ। उठाकर देखा तो आलीशान की कॉल आ रही थी। शम्सा कुछ मुतरद्दद हुई कि कॉल लें या ना लें। वासिफ का सोए हुए 4 घंटे भी नहीं हुए थे। इसी तरद्दुद में कॉल पर मिस्ड कॉल का टैग लग गया। शम्सा ने फिर तस्बीह शुरू कर दी, मगर फ़ौरन वासिफ का फ़ोन दोबारा मुर्ताश हुआ। देखा तो फिर आलीशान की कॉल आ रही थी। अब वो उठकर बैठ गई और कॉल रिसीव करके ड्राइंग रूम में चली गई, क्योंकि लाउंज में आवाज़ गूंजती थी। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने बड़े स्वभाव से बात की। आंटी जी, सर कहाँ हैं? उनकी कॉल आप क्यों अटेंड कर रही हैं? आलीशान की आवाज़ में परेशानी का तासुर था। बेटा, आपके टीचर सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद खुद उठ जाएंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगी। आंटी प्लीज़ आप टीचर से बात करा दें, प्लीज़ आंटी जी। मामा इज़ क्राइंग। यह सुनकर शम्सा के हाथ पांव फूलने लगे। इलाही खैर, ऐसा क्या हुआ कि इनकी माँ रोने लगी? वासिफ का फ़ोन मुसलसल उनकी नज़रों के सामने था। अस्पताल से कोई कॉल नहीं आई थी। बेटा, मामा क्यों रो रही हैं? शम्सा का दिल अंदेशों से भरने लगा। आंटी, वो अस्पताल में कोई भी मामा की कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब मम्मू आईसीयू में नहीं हैं, वो रूम में शिफ्ट हो गए हैं। हम तो अभी तक वहाँ गए भी नहीं हैं, हमें तो पता भी नहीं। इतना बड़ा अस्पताल है, हम मम्मू का रूम कैसे ढूंढ सकते हैं? मामा कह रही हैं कोई गड़बड़ है, अस्पताल के लोग हमसे छुपा रहे हैं। देखना, अब वो हमसे बोलेंगे आप एधी चले जाएं और रिसीव कर लें। आलीशान बड़ी सादगी से माँ के ख्यालात बता रहा था। शम्सा का दिल तो इतनी ज़ोर से धड़का गोया हलक से निकल पड़ेगा। खुदा ना खास्ता बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। आपके मम्मू को अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, अल्लाह उन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी में बरकत दे। आप मामा से बोलें टीचर थोड़ी देर में उठ जाएंगे तो वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। माशाल्लाह वो ठीक हैं। हो सकता है। क्या माशाल्लाह इंशाल्लाह किए जा रही हैं मैडम? आप हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है। शम्सा की बात अधूरी रह गई थी। आलीशान के बजाय उसकी माँ की रोती हुई मगर चीखती हुई आवाज़ ने शम्सा का कान ही फाड़ कर रख दिया। अगर सब ठीक है तो वासिफ का नंबर आप क्यों अटेंड कर रही हैं? वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए घर आया था, अभी सो रहा है। मैंने आलीशान का नाम देखकर कॉल रिसीव कर ली। शम्सा ने रसानियत से वजाहत की। OMG, मेरे भाई को लावारिस समझकर अकेला छोड़ दिया। महलका ने एक दिलदोज़ चीख मारकर शम्सा की हड्डी हड्डी हिला दी। वहाँ आपके एक एम्प्लॉई रज़ी ताहिर साहब मौजूद हैं, वो अकेले नहीं हैं, इत्मीनान रखें। मुझे उम्मीद है अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए अल्लाह हाफिज़। महलका का बहुत खूब तारुफ था, इसलिए शम्सा ने जान छुड़ाने में लम्हा भर ताख़ीर नहीं की। बच्चों का ट्यूटर घर वालों का खादिम नहीं होता, बजाय शुक्रिया अदा करने के शोर मचा रही हैं। शम्सा को महलका का अंदाज़ बहुत खला था। शायद वो बेखबर थीं कि ये वो अंदाज़ है जो सभी को खलता है, कोई मिलकर खिलता नहीं। फ़ोन पर अब तीसरी बार आलीशान के नंबर से कॉल आ रही थी, मगर शम्सा को अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि बच्चों की माँ ही कॉल कर रही होगी। सुना तो यही था, ज़हनी मरीज़ जितना पुराना होता जाता है हिज़यान बढ़ता जाता है। फ़ोन मुर्ताश होता रहा और वो सुकून से तस्बीह घुमाती रहीं। उनके जहन में दूर तक कोई डरा देने वाली सोच नहीं थी। बात हो गई, बात ख़त्म। मगर वो नहीं जानती थी एक अनापरस्त मुंतकिम मिजाज इंसान अपनी भड़ास निकालने के लिए जितना बेताब होता है, इतना तो कोई दायमी मरीज़ दवा के लिए भी नहीं होता। काले सफली अमलियात वालों की पाँचों घी और सर कड़ाही में इसीलिए है कि हासदों और झूठी साख बनाने वालों का एक महशर बरपा है। हसद, इंतकाम, कीना, बुग़्ज़ रूह को पल भर सुकून की सांस लेने नहीं देते। रूह खलीज होगी तो आइडियाज़ भी नापाक आएंगे। शम्सा हैरान रह गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 नहीं, 11 बार ट्राई की गई थी। शम्सा तस्बीह भूलकर पेशानी पकड़े बैठी थी। पहले इतनी कॉल्स मैसेज कर रहा था, घर भी आ गया था। अब मैं कांटेक्ट कर रही हूँ तो ना कॉल पिक कर रहा है, ना मैसेज सीन हो रहे हैं। फ़री के होश कदरे ठिकाने आए तो सारा की कई बार की ताकीद याद आई कि फ़री ज़ैन को फ़ोन ज़रूर कर लेना। बेचारा बहुत परेशान है कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया और किसी फ़ेलो से भी कांटेक्ट में नहीं हो। ऐसा होना बहुत ताज्जुब खैज़ था कि नींद की धुंध चढ़ते ही पहला ख्याल ज़ैन का आया था। ऐसा कुछ उसके मामूलात का हिस्सा नहीं था। अलबत्ता अंसर से ताल्लुक़ बनने के बाद ज़्यादातर ऐसा होता था कि आँख खुलते ही जहन अंसर की तरफ जाता था और कोई शरारती सा मैसेज करने को दिल मचलता था। हकीकत यह है कि मौत के मुअय्यन वक्त से पहले कोई नहीं मरता। अल्लाह जिसको ज़िंदा रखना चाहता है उसे तमाम ज़रूरी असबाब व वसाइल मुहैया कर देता है। जैसे कि फ़री की ज़िंदगी में दाऊद अलवी का किरदार अचानक अहम हो गया था, जिनकी शख्सियत इतनी मजबूत व मुस्तहकम थी कि उनके सामने अच्छे अच्छों का एतमाद जाता रहता।
وہ تو ایک کم عمر نا تجربہ کار عیش پرست نازک مزاج نرم و نازک اعصابی نظام کی حامل دوشیزہ تھی جو اپنی سادگی جذباتیت نا تجربہ کاری کی وجہ سے غلط ہاتھوں میں بھی پڑ سکتی تھی، مگر ماں باپ کی کسی مقبول نیکی کو اللہ نے سبب بنا کر داؤد الوی سے ملوا دیا، جو کوئی امرت پی کر اتنے سیراب تھے گویا ہر قسم کی نفسانی بھوک پر قابو پا لیا تھا، یا پھر ارشلا نے انہیں کسی کا بننے ہی نہیں دیا تھا۔ کوئی سراپا ارشلا کا نعم البدل نہیں لگا۔ ایک خلش کو حاصل عمر رواں رہنے دیا، جان کر ہم نے انہیں نامہرباں رہنے دیا۔ صرف چند بار کی نشست و برخاست کا اثر تھا کہ وہ ماحول میں مکمل طور پر حالت بیداری میں تھی۔ اسے عنصر سے پہلے کی زندگی، عنصر کے ساتھ گزرے لمحات، عنصر اور سالار صاحب کی رحلت کے بعد کا ہر پل ہر لمحہ ایک ساتھ یاد آنا شروع ہو گئے تھے، جس کا مطلب تھا وہ موجود وقت میں مکمل حاضر رہنے لگی تھی۔ اس لیے پریشان حال ذہن کے وجود سے اٹھنے والی لہریں کسی سگنل کی طرح وجود میں جذب ہو رہی تھیں۔ اسے ایک دم سے ذہن بہت شدت سے یاد آنے لگا، بلکہ اسے افسوس ہوا کہ وہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ ذہن کا خیال کرتی تھی۔ لڑکیوں کی طرح ذہن کی آنکھیں اشارے میں بھر آتی تھیں، جب فری کی آنکھیں کبھی نم نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ تو دوسروں کی آنکھیں نم کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے تھی۔ فون نہیں اٹینڈ ہو رہا ہے تو کیا ہوا، میں اس کے گھر تو جا سکتی ہوں، آخر وہ بھی تو میرے گھر آیا تھا۔ جب میں نے سارے نمبرز بلاک کر دیے تھے تو ذہن کتنا دکھی ہوا ہوگا۔ فری کو شدید بے چینی لاحق ہو گئی جو اس کی اپنی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اس طرح تو اس نے ذہن کو کبھی مس نہیں کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کا رخ سارا کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ ذہن تمہیں 1 کروڑ شور مچائے بغیر بھی مل جائیں گے، مگر ارشلا میم جیسی محبت کرنے والی ماں 100 بلین میں بھی نہیں ملے گی۔ تمہاری جو بھی پرابلمز ہیں میم کے ساتھ بیٹھو، سب شیئر کر دو۔ اگر تم مجھ پر شک کرتے ہو کہ میں تمہیں گھر والوں کی نظروں میں برا بنا کر اپنی جگہ بنانا چاہتی ہوں تو خود سوچو، میری جگہ تم سے زیادہ پکی تو نہیں ہو سکتی، ریئل ہو یا ایڈاپٹڈ، مگر دنیا جانتی ہے کہ ارشلا میم کے بیٹے ہو۔ اتنی زیادہ اچھی مت بنو، مجھے کوئی ٹریپ نہیں کر سکتا، ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ ذہن پر ماریا کی کسی بات کا خاک بھی اثر نہیں تھا۔ ماریا ہار مان کر جانے کے لیے اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ ذہن، سمینا میم تمہیں 1 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے۔ میری 1 سال کی سیونگ 2 ملین ہے جو میں ایک چیک میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، اس شرط پر کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے۔ میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، مگر اس فیملی کے ساتھ وفادار ہوں۔ میں 20,000 بھی سیو نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد اکاؤنٹ اسٹرانگ ہوا ہے۔ اتنا گریٹیٹیوڈ تو بنتا ہے کہ آپ سب کو کسی بہت بڑے دکھ اور ٹوٹل لاس سے بچانے کی کوشش کروں۔ اگر میں سنسیئرلی کوشش کروں گی بہت کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ بس تم سچ بولنا شروع کر دو، تمہاری ساری پرابلمز سالو ہو جائیں گی۔ ماریا بولتی چلی گئی، یہ جانچے بغیر کہ ذہن تو لمحہ موجود سے کٹا ہوا ہے۔ وہ تو وہیں اٹکا ہوا تھا جہاں ماریا نے انکشاف کیا تھا کہ سمینا 1 کروڑ دینے کو تیار ہے۔ اس نے گرو سے سنا تھا، کنجوس وکیل تو اپنا بخار بھی نہ دے، نانو اور اتنے آرام سے 10 ملین دے دیں۔ OMG، مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ ٹریپ خود ہو رہے ہیں۔ دیکھو ذہن، اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی۔ یو شٹ اپ، ٹیز کر رہی ہو مجھے۔ ذہن ایک دم جنونی نظر آنے لگا۔ ماریا خوفزدہ ہو کر 4-5 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ I have 2 sisters، ایک گم ہو گئی، دوسری کو لک آفٹر کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم بہت شارپ ہو، بہت سمارٹ، چیز کرتی رہی ہو۔ بلیک میل کرو گی؟ جاؤ، نہیں ہوتا بلیک میل۔ اب تو بات تبھی ہوگی جب مجھے نانو 10 ملین اور ماریا 2 ملین دے گی۔ رکھے میرے سامنے ہارڈ کیش، اور پھر جو مرضی مجھ سے پوچھیں سب جواب دوں گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ I swear، ہمیشہ کے لیے۔ ماریا، میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ذہن نے اپنے مخروطی انگلیوں والے نازک ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ ماریا تو ہکا بکا رہ گئی۔ پلیز ذہن مت رو، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ اسی لمحے ماحول میں فری کی آواز گونجی۔ وہ نیچے کسی ملازم سے مخاطب تھی۔ وسیع اور اس لاؤنج کے 2 طرفہ زینوں سے فری کی آواز پھلانگتی ذہن کے کمرے میں دروازہ کھلا ہونے کے سبب صاف سنائی دی تھی۔ او مائی ڈیئر فری، گڈ گاڈ تم آ گئی، آؤ مجھ سے ملو، کیونکہ ہم آج کے بعد کبھی نہیں ملیں گے۔ ذہن نے فری کی آواز سن کر آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی اور روتے ہوئے بھاگتا ہوا اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں زینہ طے کر کے فری نے فرسٹ فلور پر پہلا قدم رکھنا تھا۔ ماریا چکرا رہی تھی۔ فری کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے کیونکہ ذہن بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ وہ فری کے سامنے کئی بار رویا تھا مختلف مواقعوں پر، مگر اس وقت تو اس بری طرح رو رہا تھا کہ کوئی پتھر دل بھی دیکھتا تو پگھلنے لگتا۔ ذہن کیوں رو رہا ہے؟ اس کو کیا ہوا ہے؟ فری کی شکل خود رونے والی ہو رہی تھی۔ وہ ماریا سے مخاطب تھی۔ ذہن، اپنی فرینڈ کو کمپنی دو، میں آپ لوگوں کے لیے کافی بھجواتی ہوں۔ ماریا نے کمال ذہانت سے صورتحال پر قابو پایا اور فری کی آمد کو ایک غیبی مدد ہی جانا، وگرنہ یہ مشقت تو ٹھیک ٹھاک گلے پڑ رہی تھی۔ ابھی تو اس نے ارشلا سے ذہن کی 2 بہنوں کی بابت پوچھنا تھا، کیونکہ اسے 2 بہنوں کے تذکرے نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فری نہ آتی تو وہ ٹلنے والی نہیں تھی جب تک پوری معلومات تک رسائی نہ ہوتی۔ وہ
तेज़ी से जीना उतरी और पीछे मुड़कर ना देखा। सिर्फ इतना देखा कि फरी फर्स्ट फ्लोर पर दायरे की शक्ल में बने लाउंज की तरफ जैन को बाजू से पकड़कर ले जा रही थी और वो बिला तवक्कुफ रोता हुआ जा रहा था। हाँ, वो लोग परेशान होकर अस्पताल ना पहुँच गए हों। आप मुझे जगा देती तो मैं आलीशान से बात कर लेता। वासिफ बेदार होने के बाद सीधा अपने सेल फ़ोन की तरफ लपका था और कॉल लॉग चेक कर रहा था। इसी दौरान शम्सा ने आलीशान की कॉल का बता दिया था। तुम्हें कोई आलीशान से बात करने देता तो करते ना। उसकी माँ ने तो मेरे कान का पर्दा फाड़ कर रख दिया। इतना ऊंचा बोलती है जैसे सामने वाला बहरा हो। दर हकीकत शम्सा को मह लगा के ऊंचा बोलने से ज़्यादा वो तकब्बुराना लहजा खला था जिस अंदाज में वो वासिफ को बेभाव की सुनाने पर तुली हुई थी और वो राब्ता मुनक़ता करने पर मजबूर हुई थी। माँ, ये उनका यूनिक स्टाइल है। वो अमेरिका के सदर से भी इसी टोन में बात करेंगी। अगर किसी अमेरिकी सदर का बुरा वक्त आया तो। वासिफ ने बहुत मसरूफ़ अंदाज में कहते हुए पहले रज़ी ताहिर को कॉल मिलाई ताकि अस्पताल की रिपोर्ट ले। पहली रिंग पर ही कॉल रिसीव हो गई। रज़ी ताहिर खैरियत रिपोर्ट करते हुए बता रहे थे कि दाऊद अलवी डिस्चार्ज होना चाहते हैं। फॉलो अप चेकअप चलता रहेगा। ज़ख्म ठीक होने के बाद फिजियोथेरेपी शुरू हो जाएगी। सुबह शाम वाक का कहा है। मेरा अंदाज़ा है कल सेकंड हाफ में सर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुझे भी फोर्स कर रहे थे कि यार मुझे अस्पताल से निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता फिट भी हो जाऊँगा। रज़ी ताहिर के लहजे की तमानियत ही सब अच्छा है की दलील थी। ठीक है सर, आप 1 घंटा वेट करें, मैं बस खाना खाकर पहुंचता हूं। ये कहकर उसने खुदा हाफिज़ कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। फ़ौरन ही उसने आलीशान का नंबर मिलाया। कॉल फ़ौरन ही अटेंड हो गई मगर आलीशान के बजाय महलका की आवाज़ समात से टकराई। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। जब अस्पताल से आ रहे थे तो हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हारी मॉम ने बताया वहाँ कोई रज़ी ताहिर अटेंड कर रहे हैं। मेरे भाई की इतनी सीरियस कंडीशन है, वो तो पढ़कर सो गए होंगे। तुम मुझे फ़ोन करते मैं खुद चली जाती। मैं अपने भाई की दिन रात खिदमत कर सकती हूँ, बूढ़ी नहीं हूँ, बहुत स्टेमिना है, समझे? मैम प्लीज़, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी भी सुन लीजिए। वासिफ दरख्वास्त गुजार हुआ। शम्सा जो उसके लिए खाना निकाल रही थी खफा खफा नज़रों से फ़ोन की तरफ देखने लगी जैसे महलका नज़र आ रही हो। बोलो और जल्दी बात ख़त्म करो, लंबी बात करने वालों से मुझे वहशत होती है। महलका बाकायदा बरसी। सुबहान अल्लाह, वासिफ के मुंह से तो ना निकला मगर रुएं रुएं से निकला। कल अलवी साहब डिस्चार्ज हो रहे हैं, सुबह प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अब आप आराम कीजिए। वासिफ ने चंद अल्फाज अदा करते ही कॉल कट की। अपने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उनकी तो सुन लेते वरना दोबारा कॉल करेंगी, शम्सा ने कहा। माँ, उन्होंने मुख्तसर बात करने की ताकीद की थी, लंबी बात से उनको वहशत होती है। वो किचन के सामने पड़ी राउंड टेबल की तरफ आ गए जहाँ शम्सा दस्तरख्वान चुन रही थी। वासिफ की बात पर कदरे ठिठकी फिर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। इस तरह के इंसानों पर तरस भी बहुत आता है। ये भी कोई ज़िंदगी है, अल्लाह रहम करे। अचानक दर आने वाले ख्याल ने यकलख्त संजीदा कर दिया था। नज़र के सामने कुछ अर्सा पहले की फरी आ गई थी जो बंद कमरे की मकीन बनकर रह गई थी। गहरी सांस लेकर दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार करने लगी। वासिफ अपना पसंदीदा खाना सामने पाकर सब मुशक्क़तें भूल बैठा था। सामने माँ के हाथ का बना हुआ खाना, ये तो जन्नत का समा होता है। जी तो डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। और आज का जो है वो मैंने ड्यूरेशन ज़्यादा रखा है क्योंकि मैं इसकी मज़ीद कोई एपिसोड नहीं करना चाहती। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड होगी और उम्मीद है बहुत सारी बातों के खुलासे हो जाएंगे। तब तक आप सब इंतज़ार कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।